हाय दोस्तों। कैसे हैं आप सभी। मैं आशा करता हूं कि आप सभी स्वस्थ होंगे, सुरक्षित होंगे, हैप्पी हैप्पी होंगे। आप लोगों का पेपर हो गया होगा आज। मैंने दो पेपर की वीडियो सीरीज डाली थी, जिसमें से एक था BHDLA 138, दूसरा था BEGLA 138। तो उस पर हम लोगों ने बातें की थी पिछले वीडियो सेशंस में। ठीक है, आगे बढ़ने से पूर्व मैं आप लोगों से थोड़ी और बातें करना चाहता हूँ इसी मैटर में। ठीक है, जैसा कि आप लोगों को हेडिंग में दिख भी गया होगा, BHDS 184 आज के हमारे डिस्कशन का टॉपिक है। ठीक है, यहाँ आप लोगों को दिख गया होगा अच्छे से। लेकिन इस पे जाने से पूर्व मैं आप लोगों से कुछ बातें करना चाहता हूँ और कुछ प्रश्नों के उत्तर चाहता हूँ आप लोगों से। तो सबसे पहला प्रश्न मेरा ये है दोस्तों कि क्या आप लोगों को जो BHDLA 138 की सीरीज थी, BEGLA 138 की सीरीज थी और BEGC 134 की सीरीज थी, ये तीनों सीरीज क्या आप लोगों को अच्छी लगी थी? क्या ये सीरीज आप लोगों को पसंद आई थी? चूंकि वीडियो के माध्यम से मुझे ऐसा दिख रहा है कि आप लोगों ने वीडियो को बहुत प्यार दिया था। ठीक है, लेकिन फिर भी मैं आप लोगों से जेन्युइन कमेंट है वो चाहता हूं कि आप लोगों को इस वीडियोस ने कितनी हेल्प की है। ठीक है, पहली बात तो ये। और एक बात ये मैंने देखा कि मतलब ऐसे मान लिया जाए कि हर चैप्टर का, सॉरी, हर बुक का दो वीडियो सीरीज आ रहा था। ठीक है, दो वीडियो सीरीज मैं डाल रहा था। तो मैं ये देख रहा था कि पहली वाली जो वीडियो सीरीज होती थी, फर्स्ट पार्ट, उसको बहुत ज्यादा रीच मिलती थी, उसको बहुत ज्यादा लोग देखते थे। लेकिन रिटर्न में जो दूसरी वीडियो सीरीज होती थी उसमें बहुत सारे कम लोग व्यूअर जो है वो वीडियो देखने को आते थे। अब ऐसा क्यों है मुझे पता नहीं। और मैंने ये भी देखा कि बहुत से लोग जो है ना, मतलब व्यूअर व्यूअर तो हैं, उन्होंने चैनल के कंटेंट को वॉच तो किया है लेकिन उसको सब्सक्राइब नहीं किया। मतलब सब्सक्रिप्शन रेट बहुत कम है। ठीक है, तो अब ये मुझे नहीं पता कैसे हो रहा है, क्यों हो रहा है। आप लोग वीडियो को लाइक, शेयर या सब्सक्राइब नहीं कर रहे हैं, इसके बारे में मुझे तो नहीं पता एग्जैक्ट, क्योंकि ये तो आप लोग ही कर रहे हैं। लेकिन हाँ, मैं इतना जरूर रिक्वेस्ट करूंगा कि आप चाहे मुझे सब्सक्राइब करें, मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें अथवा ना करें, कोई दिक्कत नहीं है। लेकिन अगर आप एक सीरीज देख रहे हैं वीडियो की, तो आप दूसरे वाली सीरीज को भी जरूर देखें ताकि वो आपके एग्जामिनेशन में आपकी हेल्प कर सके। इतना समझ गए आप लोग। और मैं आप लोगों से एक क्वेश्चन भी कर चुका हूं, उसका जेन्युइन जो आंसर है वो आपको कमेंट सेक्शन में देना है कि आपको इन वीडियो सीरीज ने आपकी कितनी मदद की है। तो ये भी क्लियर हो गया, ये वाला पॉइंट एकदम क्लियर। अब आप लोगों ने वीडियो को प्यार दिया, इसके लिए मैं आप लोगों का मतलब कैसे थैंक्स कहूँ ये तो समझ में नहीं आ रहा। आप लोगों ने, बहुत से लोगों ने वीडियोस देखी हैं और मुझे ऐसा लगता है कि बहुत सारे लोगों की मदद भी हुई है। ठीक है, तो इतना ये वाला मुद्दा आप खत्म करते हैं। अब आगे आते हैं BHDS 184 के टॉपिक पर। तो BHDS 184 के टॉपिक पर आने से पहले मैं BHDS 184 से रिलेटेड कुछ इंपॉर्टेंट पॉइंट भी बता देना चाहता हूँ। जैसा कि सबसे पहले आप लोग जान लीजिए कि BHDS 184 जो है ना, ये 4 क्रेडिट का सब्जेक्ट है। तो 95% चांस है, या कह ले कि 100% चांस है कि इसका पेपर 50 मार्क्स का होगा। कितने मार्क्स के होंगे इसके पेपर? 50 मार्क्स के होंगे, केवल 50 मार्क्स के इसके पेपर होंगे। और संभवतः इसका जो पेपर पैटर्न होगा, मतलब एग्जामिनेशन क्वेश्चन पैटर्न होगा, वो दो खंडों में विभाजित होगा। खंड एक, ठीक है, और खंड दो। तो इस तरह से ये वाला जो है ना विभाजित होगा, ये जो बुक है, ये जो बुकलेट है। तो 50 मार्क्स में खंड एक और खंड दो, ये मतलब इस इन तरीकों से ये विभाजित होंगे। और संभवतः खंड एक में 5 प्रश्न होंगे और खंड दो में भी 5 प्रश्न होंगे, जिसमें से अगर आप दो प्रश्न पहले खंड से करते हैं तो तीन प्रश्न दूसरे खंड से करना होगा। अगर तीन प्रश्न पहले खंड से करते हैं तो दो प्रश्न दूसरे खंड से करना होगा। ऐसा नहीं है कि 5 के 5 प्रश्न आपसे अगर पूछे गए हैं परीक्षा में, 5 प्रश्न का ही उत्तर देना हो अगर, तो पांचों प्रश्न एक ही खंड से कर देंगे, ऐसा कोई नहीं करेंगे। ठीक है, ऐसा नहीं करना। अगर ऐसा करते हैं तो आपके एग्जामिनेशन में गलती हो जाएगी। हाँ, एक चीज और है, मतलब मैक्सिमम स्टूडेंट ने एक गलती की है। गलती ये की है कि जैसे कि BHDC 134 था शायद। हाँ, तो ऐसे पेपर, बहुत से पेपर ऐसे आए हैं जिसमें कि क्वेश्चन इस टाइप से आया था कि पहले वाले प्रश्न का उत्तर देना अनिवार्य है और बाकी बचे प्रश्नों में ऑप्शन था। ठीक है, आपके पास स्वतंत्रता थी कि आप जिसका मन हो उसका उत्तर दे सकते हैं, लेकिन पहले प्रश्न में अनिवार्यता थी कि उसका उत्तर तो देना ही देना है। लेकिन बच्चों ने गलतियां कर दी, वो तो अपने हिसाब से क्या करे, एक नंबर का प्रश्न ही छोड़ दिया जो कि अनिवार्य था। और BHDC 134 में तो बहुत सारे बच्चों ने ऐसा किया कि एक नंबर में 36 मार्क्स का प्रश्न था और वो तो छोड़कर ही चले आए। तो ऐसा नहीं करना है। ठीक है, आगे आप लोग इन सारी बातों पे ध्यान दीजिएगा। अब एक चीज और ध्यान देने लायक है, ध्यान से याद आया कि ध्यान देने लायक बात यहाँ पर ये है ना कि मैं जो वीडियो सीरीज ला रहा था वन शॉट वीडियो की, उसमें मैं एक्चुअली
क्या कर रहा था कि वीडियो स्लाइड्स के माध्यम से आप लोगों को समझाने की कोशिश कर रहा था। लेकिन मैं अभी जो आप लोगों की स्क्रीन पर दिख रहा है, मैंने यहाँ पर क्या किया ना कि इसको हैंड रिटेन मतलब हाथ से लिख कर ही आप लोगों को दिखा दिया। तो इसके पीछे का रीजन ये है दोस्तों कि मैं थोड़ा बिजी था, ठीक है, मैं बहुत ज्यादा व्यस्त चल रहा था और व्यस्त होने की वजह से मैं स्लाइड नहीं बना पाया। और इस वजह से मैं एकदम लास्ट मोमेंट में, क्योंकि आप लोगों के परसों एग्जामिनेशन है शायद 17 मार्च 2022, मतलब कि हिंदी, ये जो BHDS 184 का इसका एग्जामिनेशन 17 मार्च को शायद सेकंड सिटिंग में। तो इतना समय नहीं था कि मैं अभी इस स्लाइड को बनवाता या बनाता, फिर उसको एकदम उसमें सारी बातों को ऐड करता, तो बहुत लेट हो जाता और वीडियो शायद आज बन नहीं पाता, क्योंकि मैं रात को वीडियो शूट करता हूँ और वीडियो शूट करने में बहुत मेहनत लगती है, आपको भी पता होगा। तो आज अब ये वाला तो समझ गए सारी बातें, अब सीधे सीधे चलते हैं ब्लॉग पे। ठीक है, यहाँ पर मैंने 2 PDF ले रखा है, वो मैं आप लोगों को दिखा देता हूँ। पहले मैं इन सबको डिलीट कर दूं, एक सेकेंड। पहला तो BHDLA 184 गैस क्वेश्चन जो कि आप लोगों की स्क्रीन पर दिख रहा है। दूसरा है बुक, आपका जो ऑफिशियल बुक है जो आपको मिली होगी आपके घर पे, तो वो बुक है। तो आज मैं क्या करूंगा ना कि क्वेश्चन आप लोगों को स्क्रीन पे दिखाऊंगा। ठीक है, क्वेश्चन आप लोगों के स्क्रीन पे रखा पड़ा है, मैं क्वेश्चन दिखाऊंगा और आंसर को बताने के लिए मैं आप लोगों को सीधे बुक के ब्लॉक में लिए चलूंगा। ठीक है, आप लोग क्या कीजिएगा कि केवल और केवल मेरी बातों को सुनिएगा। आप जैसे ही सुनेंगे ना तो आपके एग्जामिनेशन अच्छे चले जाएंगे, इसकी गारंटी है मेरी। अब रही बात कि जब ब्लॉग से बताऊंगा तो फिर आप लोगों को उत्तर कैसे मिलेगा, आंसर कैसे मिलेगा, मतलब PDF कैसे मिलेगा। तो देखिए दोस्तों, उसके लिए घबराने की आवश्यकता नहीं है, मैंने केवल यहाँ समझाने के लिए ब्लॉग का सहारा लिया है। ठीक है, आपके एग्जामिनेशन के सुबह में, जैसे कि 17 मार्च को दोपहर में एग्जाम है सेकंड सिटिंग में, आपको फर्स्ट सिटिंग में जो है ना PDF के क्वेश्चन और आंसर मिल जाएंगे। ठीक है, उसके लिए आपको बुक को पढ़ने की आवश्यकता नहीं है, लेकिन मैं केवल यहाँ पर आपको समझाने के लिए ब्लॉग का जो है ब्लॉग की जो है मदद ले रहा हूँ। ठीक है, और इससे ज्यादा कोई बात नहीं है। अब यहाँ आगे चलते हैं, बुक में दिखा देता हूँ। यहाँ पर 2 ब्लॉक हैं, 2 खंड है, एक तो रेडियो लेखन 1, ये पहला खंड है, दूसरा खंड है रेडियो लेखन 2। तो अभी मैं रेडियो लेखन 1 खंड को कवर कराऊंगा, बाकी जो रेडियो लेखन 2 वाला खंड है ना, खंड 2, वो छोटा सा लेखन है, छोटा सा खंड है। ठीक है, वो कल मैं कवर करवा दूंगा, वो कल आप लोग देख लीजिएगा। अब आगे सीधे क्वेश्चन पे चलते हैं, एकदम जो इम्पोर्टेंट, क्योंकि 50 मार्क्स का ही पेपर है तो 10-10 मार्क्स के क्वेश्चन आएंगे। तो उसी को देखते हुए, उसी को ध्यान में रखते हुए मैंने कुछ क्वेश्चंस आप लोगों के लिए तैयार किए हैं। तो पहला क्वेश्चन है कि रेडियो दूर संचार का माध्यम कैसे है, व्याख्या कीजिए। अथवा दूर संचार क्या है, रेडियो का वैज्ञानिक अर्थ बताइए। तो इस प्रश्न का उत्तर हमें देना है। ठीक है, तो सीधे सीधे मैं आपको ब्लॉक पे लिए चलता हूँ, ब्लॉक में दिखाता हूँ कि ये वाला आंसर कहाँ है और कैसे हमको इसको डील करना है। मैं स्लाइड को नीचे कर देता हूँ जरा, मतलब PDF को नीचे कर देता हूँ। ये गया, ये मैं आ गया। हाँ, तो अब आप लोग देख लीजिए, यहीं पे है इसका आंसर, रेडियो दूरसंचार का माध्यम दूरसंचार क्या है। तो क्वेश्चन आप लोगों का क्या है, आप लोग यहाँ स्पष्ट देख सकते हैं। क्वेश्चन है आप लोगों का, रेडियो दूरसंचार का माध्यम कैसे है, व्याख्या कीजिए। दूरसंचार क्या है, रेडियो दूरसंचार का माध्यम कैसे है। तो सबसे पहले हम दूरसंचार को जानेंगे, तब तो जानेंगे ना कि रेडियो दूरसंचार का कैसे माध्यम है। तो चलिए दूरसंचार को जान लेते हैं। दूर संचार को जानने से पहले इसमें आप 2 चीज देख रहे होंगे, दूर और संचार। आप लोग यहाँ देख लीजिए, जानने से पूर्व, दूर संचार को जानने से पूर्व ये देख लीजिए, दूर प्लस संचार, ये ऐसा ऐसा वाला फॉर्मेट है इसका। ठीक है, दूर प्लस संचार। तो संचार का मतलब होता है क्या, आदान प्रदान। मैं ये माउस के माध्यम से लिख रहा हूँ तो दिक्कत हो रही है थोड़ी सी, ठीक है, फिर भी एडजस्ट कीजिए आप लोग। तो संचार का मतलब होता है आदान प्रदान, या यूं कहें कि इसका अर्थ होता है एक बिंदु से दूसरे बिंदु तक पहुंचना अथवा पहुंचाना। और दूर का मतलब तो आप समझ गए होंगे, जो बहुत दूर तक जा सकता है। ठीक है, एकदम दूर दूर तक आप किसी बातों को, किसी चीज को एक स्थान से दूसरे स्थान तक पहुंचा दे, या एक बिंदु से दूसरे बिंदु तक पहुंचा दे, तो वो दूर संचार कहलाएगा। अब संचार का अर्थ क्या है वो आप समझ गए होंगे, एक स्थान से दूसरे स्थान, या यूं कहें कि एक बिंदु से दूसरे बिंदु तक पहुंचना या पहुंचाना, तो ये संचार है। ठीक है, अब उसका एक उदाहरण मैं आप लोगों को दिखाता हूं। जैसे कि गैस स्टोव पर अगर हम तवा रखते हैं, ठीक है, उसके बाद क्या होता है कि हम रोटी को उसमें सेकते हैं, तवा जो जिसपे रोटी बनती है, तो हम सबसे पहले गैस स्टोव पर तवा को रख देते हैं। थोड़ी देर हम तवा को गर्म होने के लिए छोड़ देते हैं, तवा गर्म हो जाता है, और जैसे ही तवा गर्म हो जाता है तो हम उस पर रोटी सेकने का कार्य आरंभ कर देते हैं। और यही है ना एक संचार का उदाहरण। अब कैसे है बताता हूं मैं। आग, जो कि आग क्या होता है, गर्म होता है। ठीक है, अब उस गर्मी को हमने रोटी तक पहुंचाया,
कैसे पहुंचाया? तो उसके लिए हमने तवा माध्यम का प्रयोग किया और रोटी को हमने सेकने का काम किया, ठीक है। और कैसे किया, रोटी को कैसे सेका हमने? उसी उष्मा से। और उष्मा के संचार में, मतलब उष्मा के एक जगह से दूसरे जगह जाने में, मतलब गैस स्टोव से रोटी तक जाने में किसने मदद की हमारी? तो तवा ने मदद की। तो यहाँ हम देख रहे हैं कि तवा पर रोटी का सेका जाना क्या है? एक तरह से दूर संचार है, एक तरह से संचार है, ठीक है। अब ये इसमें किस चीज का संचार हो रहा है? तो उष्मा का संचार हो रहा है, मतलब उष्मा को एक स्थान से दूसरे स्थान तक ले जाया जा रहा है। अगर हम वही दूसरे एग्जाम्पल को देख लेते हैं, तो सूर्य अपनी किरणें जो है ना वो धरती तक पहुंचाता है, ठीक है। और इसके बाद क्या होता है ना कि धीरे धीरे सूर्य की किरणों से धरती जो है ना गर्म होती है। तो ये क्या है? सूर्य की किरणें कहाँ है? सूर्य हमसे करोड़ों किलोमीटर दूर है। अब वहां से वो किरणें जो है हमारी पृथ्वी तक पहुंच जाती है। अब ये कैसे हो रहा है? एक माध्यम से हो रहा है। इसमें क्या हो रहा है? तो वो संचार हो रहा है। किस चीज का संचार हो रहा है? प्रकाश का संचार हो रहा है। एक बिंदु से प्रकाश को दूसरे बिंदु तक पहुंचाया जा रहा है। तो यहाँ हम देख रहे हैं कि यही जो है ना संचार और दूर संचार का उदाहरण है, ठीक है। इतना क्लियर हो गया? अब आगे बढ़ते हैं। पहले क्या होता था ना कि कागज को जैसे कि अब मान लिया जाए कि अ, पहले पहले के जमाने में क्या होता था ना कि जैसे कबूतर होता था, ठीक है। कबूतर चूंकि उड़ने वाली चिड़िया है, तो कबूतर को ट्रेंड किया जाता था, तो कबूतर को प्रशिक्षण दिया जाता था और बताया जाता था कि तुमको है ना ये मेरा संदेश है जो कि कागज के रूप में है, ठीक है। उसको तुमको दूसरे जगह तक पहुंचाना है, उसको दूसरे जगह के घर का पता दे दिया जाता था। अब क्या होता था कि कबूतर के पैरों में या कबूतर के मुंह में या कबूतर के गले में कागज के रूप में क्या किया जाता था? तो संदेश लिख दिया जाता था और संदेश को कबूतर के माध्यम से भेज दिया जाता था, और कबूतर जो है ना फिर वो संदेश को लेकर के चले जाता था अपने गंतव्य, मतलब उसका जो गंतव्य होता था वहां तक संदेश को पहुंचा देता था। तो इस तरह से ये क्या है ना संदेश का संचार है, ये संदेश का दूर संचार है। इतना क्लियर हो गया? तो इसके बाद अगर हम आगे बढ़ते हैं, इसी तरह मोबाइल फोन आया, इंटरनेट आया, उसके बाद टेलीफोन आया। तो ये सब क्या है ना दूर संचार के माध्यम है। कैसे हैं आप समझ गए होंगे, क्योंकि इनका मुख्य काम है सूचनाओं को एक जगह से दूसरे जगह तक पहुंचाना। अब हम इसी चीज को रेडियो के कंटेक्स्ट में बात करेंगे। अब हम समझेंगे कि रेडियो के कंटेक्स्ट में रेडियो दूर संचार का माध्यम कैसे है, और रेडियो क्वेश्चन क्या है, रेडियो दूर संचार का माध्यम कैसे है, और एक क्वेश्चन में क्या था वो देख लेता हूँ। रेडियो का वैज्ञानिक अर्थ बताया। तो अब हम समझेंगे कि रेडियो दूरसंचार का माध्यम कैसे है और रेडियो का अर्थ क्या है। अब देखिए होता क्या है ना कि धीरे धीरे जब भारत आजाद हो रहा था, तो लोगों को है ना सूचना पहुंचाने में दिक्कत आ रही थी। सूचना एक जगह से दूसरे जगह पहुंचाने में दिक्कत आ रही थी कि अब मान लीजिए आजादी का समय चल रहा था, ठीक है। अब आजादी का समय चल रहा था, अब आजादी से संबंधित घटनाओं को एक जगह से दूसरी जगह तक पहुंचाना था। तो क्या हुआ था ना कि इसमें दिक्कत आ रही थी। तो भारत के लोगों ने क्या किया ना कि प्राइवेट क्लबों के माध्यम से, फिर उसके बाद किसी तरह सरकार पर दबाव बना करके रेडियो को प्रचलन में लाया, ठीक है। और रेडियो के माध्यम से अपने सूचनाओं का आदान प्रदान करने लगे। तो धीरे धीरे रेडियो जो है ना एक दूरसंचार का माध्यम बन गया। इतना क्लियर हो गया? अब रेडियो दूरसंचार का माध्यम हो गया, लोग एक जगह से दूसरे जगह अब आसानी से अपनी सूचनाओं का आदान प्रदान करने लगे थे उस समय में। धीरे धीरे चूंकि टीवी थोड़ा महंगा साधन था, टीवी तो महंगा साधन था भाई उस समय में, बहुत महंगा था। तो अब टीवी तो सबके पहुंच से बाहर थी, तो लोग रेडियो का यूज करने लगे। धीरे धीरे रेडियो की जो है ना महत्ता बढ़ने लगी, रेडियो के प्रति लोग आकर्षित होने लगे, और धीरे धीरे एक सामान्य जनमानस का एक अटूट दूर संचार का माध्यम बन गया। इतना क्लियर हो गया? अब है कि रेडियो का वैज्ञानिक अर्थ, इसको एक उदाहरण से मैं समझाने की कोशिश करूंगा। जैसे कि मान लिया जाए कि आपकी क्षमता है 10 किलोमीटर चलने की और आपको जाना है 100 किलोमीटर। अब ऐसा है कि अब 100 किलोमीटर आपको जाना है, क्षमता है आपकी 10 किलोमीटर चलने की। तो अब आप क्या करेंगे? कुछ ना कुछ तो सहारा लेंगे, किसी ना किसी की तो मदद लेंगे। तो आप क्या करते हैं? एक घोड़े की मदद लेते हैं, 10 किलोमीटर पैदल चल लेते हैं और उसके बाद 90 किलोमीटर तक घोड़े की मदद ले लेते हैं, या फिर 100 किलोमीटर आप क्या करते हैं ना कि घोड़े की मदद ले लेते हैं। तो इस तरह से क्या होता है ना कि आप एक जगह से दूसरे जगह पहुंच जाते हैं, ठीक है। तो ये क्लियर हो गया? अब ये क्या है? दूरसंचार का माध्यम है। अब आगे क्या है कि आपको भी पता होगा कि अगर हम इसी चीज को रेडियो के संदर्भ में बात करें या अपनी सूचनाओं के आदान प्रदान के संदर्भ में बात करें, तो हम ये पाते हैं कि मान लिया जाए हमें कुछ सूचना भेजना है, ठीक है। अब हम क्या करते हैं ना कि अब चिल्ला के बोलते हैं, हमको 5 किलोमीटर दूर तक अपनी सूचना भेजनी है कि चोर आया भागो, ठीक है। चोर आया भागो, यह एक एक सूचना है जो कि हमें 5 किलोमीटर दूर तक पहुंचानी है।
या फिर चोर आया भागो से अच्छा एक उदाहरण है कि मान लीजिए कि मैं अभी बिहार में रहता हूँ, तो मुझे ये सूचना देनी है कि बिहार में भारी गर्मी, भीषण गर्मी पड़ने वाली है। अब मान लीजिए मैंने ये तथ्य यहाँ पे कह दिया, तो ये क्या ये पूरे बिहार में पहुंच पाएगा? तो नहीं पहुंच पाएगा। अब इसके लिए क्या किया जाए? तो इसके लिए हम किसकी मदद लेंगे? या तो रेडियो की मदद लेंगे या तो टीवी की मदद लेंगे, ठीक है। तो अब रेडियो या टीवी की मदद लेंगे। अब रेडियो या टीवी क्या करेगा, कैसे करेगा इस बातों को? तो रेडियो क्या करता है ना कि हमारे आवाज को उठाता है, ठीक है, उसको वो उठा करके हम हमारे आसपास मौजूद वातावरण में छोड़ देता है। अब रेडियो एक तरह से मैसेज को ट्रांसमिट करता है। हमने जो कहा, रेडियो ने उसको रिकॉर्ड किया, अब उसको वो क्या करता है ना कि एक तरह से वातावरण में छोड़ देता है। अब अलग अलग जो रेडियो हैं, रेडियो स्टेशन हैं, ठीक है, अब रेडियो स्टेशन में क्या होता है कि उस वो जो सूचना है उसको उतार कर, मतलब उसको एक्सट्रैक्ट कर लिया जाता है, उस सूचना को निकाल लिया जाता है, और जो जो लोग रेडियो सुनते हैं उनको ये सूचना सुनाई देती है कि बिहार में भीषण गर्मी पड़ने वाली है। तो यह एक तरह से रेडियो का जो है ना वैज्ञानिक अर्थ माना जा सकता है। एकदम क्लियर हो गया? तो अब रेडियो का वैज्ञानिक अर्थ और उसके बाद रेडियो दूरसंचार की भाषा कैसे है, कैसे बनी, ये सब आप समझ गए होंगे। इतना क्लियर है? अब आगे देखते हैं आगे क्या है। रेडियो दूरसंचार का माध्यम कैसे है, व्याख्या कीजिए। दूरसंचार क्या है, रेडियो का वैज्ञानिक अर्थ बताइए। तो ये आप लोग संभवतः लिख लेंगे, क्योंकि 10 मार्क्स का ये पेपर होगा। मेरे ख्याल से 10 मार्क्स का एक क्वेश्चन रहता है, ठीक है। अब 10 मार्क्स का एक क्वेश्चन रहता है, तो इसका मतलब है कि अगर हम 2 से ढाई पेज लिख देंगे तो हमारा काम बन जाएगा। अब मैंने अभी जितनी बातें आपको बताई हैं, मैंने एक एग्जाम्पल दिया हर एक चीज को समझाने के लिए। आप 2 एग्जाम्पल लिख दीजिएगा तो आपका काम बन जाएगा। वही चीजें जो है ना 2-2 पेज की हो जाएंगी, और आपकी जो समस्या है ना वो एकदम क्लियर हो जाएगी। आप 2 पेज आसानी से लिख लेंगे। अब आगे बढ़ते हैं, देखते हैं आगे क्या है। दूसरा नंबर प्रश्न है, रेडियो कैसे कार्य करता है बताइए। मैंने इस प्रश्न को शामिल किया था दोस्तों, ठीक है, लेकिन मुझे ऐसा लगा कि ये प्रश्न नहीं पूछा जाएगा, क्योंकि यह एक बहुत लंबा लंबा चौड़ा एकदम हो जाएगा आंसर। ये कम से कम 20 मार्क्स का क्वेश्चन हो जाएगा। संक्षिप्त में इसको बताया नहीं जा सकता, क्योंकि इसमें बहुत सारी चीजें होती है। रेडियो रिसीवर, रेडियो सेंडर, ट्रांसमीटर, उसके बाद आपको आयन मंडल की आवश्यकता होती है जहाँ से सिग्नल को ट्रांसमिट किया जाता है, ठीक है। फिर उसके बाद और भी चीजें हैं, और भी बहुत सारी चीजें हैं, जैसे कि रेडियो रिसीवर, ये सब तो बता दिया मैंने। तरंगों की गति को देखा जाता है, ठीक है, तरंग की लंबाई, ये तो मतलब अगर हम इसको ओवरऑल सारे को कैलकुलेट करें तो ये बहुत लंबा हो जाएगा। तो मुझे नहीं लगता कि ये प्रश्न पूछा जाएगा, ठीक है। अब आगे बढ़ते हैं कि रेडियो एक संगठन कैसे है समझाइए। यह प्रश्न संख्या 3 है, आप लोग इसको देख लीजिए। रेडियो एक संगठन कैसे है समझाइए। हमें बताना है कि रेडियो जो है ना वो किस तरह एक संगठनात्मक रूप में हमारे सामने कार्य करता है, ये बताना है हमको, ठीक है। तो अब चलते हैं, देखते हैं आगे कैसे करता है, क्यों करता है। तो ये है आपका प्रश्न। आगे मैं आप लोगों को ब्लॉक में लिए चलता हूं कि कहाँ इसकी चर्चा की गई है। यही है दोस्तों, रेडियो कार्य कैसे करता है। आप लोग यहाँ देख लीजिए, 1.4 है, रेडियो भौतिकी तथा प्रौद्योगिकी, ठीक है। तो इसी में सारी बातें जो है ना बताई गई हैं, लेकिन मैं इसको जरूरी नहीं मानता हूं, मैं इसको नहीं बता रहा हूं। लेकिन अगर आपको लगे कि ये जरूरी है तो आप इसको पढ़ लीजिएगा। और अगर हो सके तो आप लोग ये प्रयास भी कीजिएगा, कम से कम शुरुआत के 2 चैप्टर जो है ना अब इस बुक के जरूर पढ़ लीजिएगा, क्योंकि मे भी इससे बहुत सारे क्वेश्चन बन सकते हैं। तो ये हमारा मेन प्रश्न था कि रेडियो एक संगठन के रूप में कैसे कार्य करता है। तो यहाँ पर मैं आपको क्लियर कर देता हूँ भाई। जैसे कि आप रेडियो पर कार्यक्रम सुनते होंगे, ठीक है, आपके सामने तो स्पष्ट रूप से कार्यक्रम आ जाता है, आप कार्यक्रम सुन लेते हैं, बात खत्म हो जाती है। लेकिन क्या वास्तव में रेडियो जो है बस इतना ही सीमित है? तो ऐसा नहीं है दोस्तों। वास्तव में रेडियो जो है ना, रेडियो की जो संस्था है, रेडियो प्रसारण की कोई भी संस्था है ना, वो 4 भागों में डिवाइड होती है, 4 भागों में विभक्त होती है। पहला होता है कार्यक्रम विभाग, दूसरा होता है तकनीकी विभाग, चौथा होता है प्रशासनिक विभाग, और पांचवा होता है वाणिज्य विभाग। तो अगर हम कार्यक्रम विभाग की बात करें तो मान लिया जाए कि ऐसा है कि रेडियो में किसी भी समय कोई कार्यक्रम चला आता है। अब मान लीजिए कि रेडियो का अमूमन सामान्य समय होता है न्यूज का, जो समाचार का आदान प्रदान होता है वो शाम का होता है। ऐसा तो नहीं है कि दिन में आ जाता है, नहीं आता है। क्यों नहीं आता है? क्योंकि उसमें एक कार्यक्रम निश्चित होते हैं।
ठीक है। तो अब कार्यक्रम निश्चित होते हैं तो उसको निश्चित करता कौन है? तो उसके लिए रेडियो प्रसारण की किसी भी संस्था के अंतर्गत कार्यक्रम विभाग होता है, जो कि ये निर्णय करता है कि किस कार्यक्रम को कब प्रसारित करना है और कैसे प्रसारित करना है। जैसे कि संगीत कार्यक्रम को कब प्रसारित करना है, नाटक कार्यक्रम को कब प्रसारित करना है, महिला कार्यक्रम, खेल कार्यक्रम, समाचार वार्ता, भेंट वार्ता, विज्ञान, ऐसे बहुत सारे जो है ना कार्यक्रम है जिसको कब और कैसे प्रसारित करना है, इसका जो इसकी जो देख रेख होती है ना वो कार्यक्रम विभाग के अंतर्गत किसी भी रेडियो प्रसारण संस्था में की जाती है। इतना क्लियर है? अब ये समझ गए। अब हम लोग बात करते हैं तकनीकी विभाग के बारे में। तो तकनीकी विभाग का क्या काम है रेडियो प्रसारण की संस्था में? तो देखिए दोस्तों, ऐसा है कि अब मान लिया जाए कि मैं अभी बातें कर रहा हूँ आप लोगों से, ठीक है? ऐसा तो नहीं है कि मैं एकदम सीधे-सीधे आप लोगों से बातें कर रहा हूँ। मैं अपनी आवाज़ को आप तक पहुँचाने के लिए माइक का उपयोग कर रहा हूँ। माइक समझ गए होंगे आप लोग, जो कि मेरे आवाज़ को रिकॉर्ड कर रहा है। अब मान लिया जाए कि माइक ही ना हो, तो फिर मैं आवाज़ को रिकॉर्ड कैसे करूँगा? मैं बोलता रह जाऊँगा और आपको कुछ सुनाई नहीं देगा, कोई फ़ायदा ही नहीं होगा। तो मान लिया जाए कि ये जो है ना, ये माइक जो है, ये किसके अंतर्गत आ गया? यह एक तकनीकी है, यह एक तकनीक है और इस तकनीक के माध्यम से मैं आप तक अपनी आवाज़ों को पहुँचा रहा हूँ। तो रेडियो प्रसारण में भी कुछ ऐसा ही होता है, जब कोई रेडियो में जो वक्ता होता है, जो कि रेडियो के लिए बोलने का काम करता है, रेडियो कार्यक्रमों में बोलने का काम करता है, तो वो क्या करता है ना कि तकनीकी की मदद लेता है, ठीक है? जैसे कि माइक की मदद लेता होगा वो, फिर रेडियो को के ट्रांसमीटर की मदद लेता होगा, जहाँ से कि रेडियो के सिग्नल्स को ट्रांसमिट किया जाए। तो ये सब जो है ना, ये सब जो चीज़ें जो मतलब देखते हैं कि कैसे रेडियो की तकनीक तकनीक में कैसे इम्प्रूवमेंट किया जाए, किस तकनीकी में कमी आ गई, क्या माइक सही से काम कर रहा है या नहीं कर रहा है, क्या फिर ट्रांसमीटर सही है या नहीं है। तो इन सब चीज़ों को की जो देख-रेख होती है ना, वो रेडियो प्रसारण के तकनीकी विभाग के अंतर्गत आती है, या फिर हम अगर मूल रूप से कहना चाहें तो हम ये कह सकते हैं कि तकनीकी विभाग का काम इतना होता है कि वह जो है ना माइक्रोफ़ोन, टेप रिकॉर्डर, सीडी प्लेयर, कंप्यूटर इत्यादि के रख-रखाव की ज़िम्मेदारी लेता है। अब है प्रशासनिक विभाग। प्रशासनिक विभाग का मतलब होता है कि रेडियो प्रसारण की जो संस्था है उसको कैसे चलाया जाए। मतलब ऐसा है कि रेडियो प्रसारण में बहुत से लोग होते हैं। ऐसा तो नहीं है कि सिंगल एक लोग होता है, बिल्कुल ऐसा नहीं होता है। बहुत से लोगों का संगठन होता है रेडियो प्रसारण की रेडियो प्रसारण की जो संस्था है, उसमें बहुत से लोग काम करते हैं। वैसा तो नहीं है कि एक ही वक्ता सारे दिन पूरे रेडियो कार्यक्रम के लिए बोलता रहेगा, उसको भी तो परेशानी होती होगी सारा दिन बोलने के लिए तो। अब ऐसा है कि दिन में 5 कार्यक्रम होने वाले हैं, तो 5 लोग तो होंगे ही होंगे कम से कम। अब उन 5 लोगों को कैसे चलाया जाए, कैसे उनको नियंत्रित किया जाए? और फिर मान लिया जाए कि दूसरे विभाग में, तकनीकी विभाग में कुछ लोग काम कर रहे हैं, उनको कौन-सा काम कैसे कब दिया जाए? कार्यक्रम विभाग में कुछ लोग काम कर रहे हैं, उनको कौन-सा कार्यक्रम कब कैसे सेट करना है, उनको डायरेक्शन कौन देगा? तो ये सारा काम प्रशासनिक विभाग का होता है। प्रशासनिक विभाग मूल रूप से रेडियो प्रसारण संस्था की मुख्य कार्यकारिणी इकाई होती है, जो कि हर चीज़ निर्धारित करती है। एक तरह से देखें तो हर कार्यक्रम को, हर विभाग को निर्धारित करती है और नियंत्रित करती है। अब अंतिम में होता है वाणिज्य विभाग। तो वाणिज्य विभाग का मतलब होता है दोस्तों कि पैसा, धन अर्जन करना। अब मान लीजिए कि रेडियो अब इतनी बड़ी संस्था है, अब इतनी बड़ी संस्था अगर उसको पैसा ही ना मिले तो वो अपने एम्प्लॉयी, अपने वर्कर्स को, अपने कर्मचारियों को क्या देगी? कुछ नहीं देगी, तो उनका जीवन यापन कैसे होगा? ये समस्या है। तो रेडियो का जो वाणिज्य विभाग है ना, वो ये काम करता है कि कैसे और किस तरह से रेडियो प्रसारण की संस्था को लाभ हो और उसको धनोपार्जन हो, उसको धन की प्राप्ति हो, ताकि वो अपने कर्मचारियों का पेट भर भर सके। तो इसका मतलब है कि वाणिज्य विभाग क्या करता है? पैसे के लेन-देन, पैसे के देख-रेख का काम करता है और यह जगह-जगह से ऐड मतलब प्रचार के लिए लोगों को आमंत्रित करता है कि आप आइए प्रचार दीजिए और प्रचार के बदले में पैसा दीजिए और हम प्रचार आपका जो प्रचार है वो लोगों तक पहुँचाएँगे। तो यह एक तरह से रेडियो संगठन के रूप में काम करता है। इतना क्लियर हो गया? आप लोग समझ गए होंगे, ठीक है? अब देखते हैं कि अगला प्रश्न कौन-सा है। पहले मैं इसको इरेज़ कर देता हूँ, ये लाल, ब्लू, नीला पता नहीं क्या-क्या सब है। इसको 1 सेकंड में क्या कर रहा हूँ भाई मैं, मुझे तो इसको डिलीट करना था ना। हाँ, डिलीट हो गया। तो इतना क्लियर है? अब आगे देखते हैं कि अगला प्रश्न कौन-सा है। रेडियो का उद्भव व विकास कैसे हुआ? ठीक है? तो ये 4 नंबर, 5 नंबर और 7 नंबर संभवतः VVI प्रश्न है और मुझे लगता है कि ये क्वेश्चन पूछेगा ही पूछेगा। तो रेडियो का उद्भव व विकास कैसे हुआ? चलिए मैं आप लोगों को ब्लॉक में दिखा देता हूँ कहाँ पे है। रेडियो का उद्भव व विकास कैसे हुआ? आगे चलते हैं, शायद ये दूसरे चैप्टर का है। दूसरा चैप्टर कहाँ गया? यहाँ रेडियो का इतिहास।
तो ये रेडियो का इतिहास और पहला चैप्टर आप लोग जरूर पढ़ लीजिएगा, अगर आप लोगों के पास समय हो। अगर नहीं हो तो कोई बात नहीं है, मैं इतना तो करवा ही दूंगा कि आप लोगों के 60, 70 या 80% मार्क्स आसानी से आ जाएं। तो रेडियो का आविष्कार कैसे हुआ, हमारा प्रश्न ये है, रेडियो का आविष्कार कैसे हुआ, ये ना वही प्रश्न। रेडियो का उद्भव व विकास कैसे हुआ, वही हुआ, रेडियो का आविष्कार कैसे हुआ, रेडियो का उद्भव व विकास कैसे हुआ। तो देखिए दोस्तों, वास्तव में क्या है ना कि रेडियो का आविष्कार अगर हम सबसे पहले बात करें ना, तो ये हमारी आवश्यकताओं को ध्यान में रखते हुए किया गया था, ठीक है। हम अपनी सूचनाओं का आदान प्रदान कैसे करें, इसको देखते हुए रेडियो का आविष्कार किया गया था। तो अगर हम आविष्कार की बात करें तो रेडियो का आविष्कार 1900 में नहीं, 1896 ईस्वी में इटली के एक महान वैज्ञानिक गुगलिमो बेयर्ड मार्कोनी थे शायद, तो उन्होंने की थी, ठीक है। इसके पूर्व रेडियो तरंगों का है ना, मतलब रेडियो जो तरंग होती है ना, उनका उन पर जो है ना कुछ जर्मन भौतिक वैज्ञानिकों ने भी प्रयोग किया था। भौतिक वैज्ञानिकों ने, जैसे कि हेनरी हर्ट्ज नाम था शायद, तो उन्होंने 1887 में ना रेडियो तरंगों पर कुछ एक्सपेरिमेंट किए थे, लेकिन वो सफल नहीं हो पाए थे। लेकिन बाद में क्या हुआ था ना कि 1896 ईस्वी में 27 वर्ष के जो है ना गुगलिमो बियर्ड मार्कोनी, जो कि इटली के रहने वाले थे, तो इटली के रहने वाले थे, उन्होंने क्या किया था ना कि सबसे पहले संकेत का संचार करने में सफलता प्राप्त कर ली थी। मतलब इन्होंने रेडियो तरंगों से छेड़छाड़ की और उसके बाद संकेत के माध्यम से वो संकेतों का ना संचार कर बैठे थे, ठीक है। तो उन्होंने सबसे पहले क्या किया था, मतलब गुगलिमो बेयर्ड मार्कोनी ने सबसे पहले क्या किया था ना कि इंग्लैंड के कार्नवाल इलाके के पोलगू नामक स्थान से अटलांटिक महासागर के पार कनाडा के न्यू फाउंडलैंड स्थित संत जॉन्स से भेजी गई आवाज को सुना था और पुनः अपनी बात दूसरी तरफ पहुंचाने में कामयाबी हासिल भी की थी, ठीक है। अब ऐसा है ना कि इसके बाद मार्कोनी ने इसके पहले 1890 में बेतार के तार का आविष्कार भी किया था। देखिए क्या था कि 1896 में रेडियो का आविष्कार कर लिया मार्कोनी ने, ठीक है। और वो कैसे आविष्कार किए, तो उसके लिए उनका मुख्य स्रोत था कि उन्होंने 1890 ईस्वी में एक बेतार के तार का आविष्कार किया था। और बेतार के तार के आविष्कार की सहायता से क्या हुआ था ना कि एक छोर से व्यक्ति है ना दूसरे छोर तक बात कर सकते थे। और ये बातें जो है ना सांकेतिक भाषा में होती थी, लेकिन धीरे धीरे जो है ना ये जो सांकेतिक भाषा में लोग बातें करते थे ना, लोग इसके प्रति आकर्षित हुए, ठीक है। और इससे क्या हुआ ना कि सांकेतिक भाषाओं ने शब्द क्रांति को जन्म दे दिया। अब शब्द क्रांति का जन्म जैसे हो गया ना, तो मार्कोनी जी ने क्या किया कि इसी बेतार के तार को अपना एक स्रोत मानकर क्या किया, तो रेडियो तरंगों के संचार में सफलता प्राप्त कर ली और इन्होंने रेडियो का आविष्कार कर दिया, ठीक है। अब आरंभ में रेडियो का उपयोग कैसे, क्वेश्चन है कि रेडियो का आविष्कार कैसे हुआ, वो मैंने आपको बता दिया। या फिर अगर इसी को घुमा के पूछेगा कि रेडियो का उद्भव व विकास कैसे हुआ, तो उद्भव समझ गए आप। अब शुरू में जो है ना, मतलब विकास की सीढ़ी जो है चढ़ रहा है रेडियो, तो शुरू में क्या होता है ना कि शुरुआती दौर में रेडियो के संकेतों का उपयोग है ना नौका चालक, जो कि मतलब समुद्र में नौका लेके जाते थे, तो वो अपनी सुरक्षा के लिए करते थे। अब ऐसा होता था ना कि जब कभी समुद्र में नाविक गए हुए हैं, ठीक, और समुद्र के तूफान में फंस गए, तो वे क्या करते थे ना कि रेडियो के माध्यम से अपनी सूचनाओं को तट के जो निवासी, मतलब समुद्र के बगल में जो लोग रहते थे ना, उन तक अपनी सूचनाएं पहुंचाने का प्रयोग रेडियो से करते थे, ताकि उन्हें सुरक्षा प्राप्त हो जाए। इसके बाद क्या हुआ कि प्रथम विश्व युद्ध हुआ। प्रथम विश्व युद्ध कब से कब तक हुआ, तो आप लोगों को पता होगा 1914 से 1918 तक। तो 1914 से 1918 तक क्या हुआ ना कि इस रेडियो तरंगों के माध्यम से गोपनीय सूचनाओं का आदान प्रदान होने लगा। मतलब प्रथम विश्व युद्ध चल रहा था, अब सूचनाओं का आदान प्रदान करने के लिए कुछ ना कुछ व्यवस्था तो चाहिए, तो इसी रेडियो को एक अच्छे तरीके के रूप में, एक अच्छे हथियार के रूप में अपनाया गया। और इसी रेडियो के माध्यम से क्या हुआ ना कि गोपनीय सूचनाओं का आदान प्रदान लोगों ने किया। अब आगे बढ़ते हैं रेडियो के विकास की सीढ़ी पर। तो विदेश में रेडियो का उद्भव कैसे हुआ, तो दुनिया में सबसे पहली बार 1916 में रेडियो के माध्यम से समाचार प्रसारित किया गया था, और ये किया गया था अमेरिका के राष्ट्रपति के चुनाव के दरमियान, ठीक है। संयुक्त राज्य अमेरिका के राष्ट्रपति थे, उनके चुनाव की सूचना आने वाली थी, ठीक है। तो उसी को संबोधित करने के लिए रेडियो का उपयोग किया था। इतना क्लियर है। अब जब प्रिंट, उस समय तो प्रिंट मीडिया थी, पेपर पर सब कुछ होता था। अब जब प्रिंट मीडिया जब आई हुई थी, तो वो काफी चलन में थी। अब ऐसा हुआ ना कि चंद घंटे, मतलब ये जब सूचना प्रसारित हुई कि अमेरिकी राष्ट्रपति के बारे में कि हाँ ये जो है ना चुनाव से संबंधित कुछ सूचना देने वाले हैं, तो अमेरिकी लोग जो थे ना वो समझ नहीं पा रहे थे कि ये कैसे हो रहा है, ठीक है। अब रेडियो के माध्यम से समाचार दिया जा रहा है और वो हम सुन पा रहे हैं, तो वो लोग समझ नहीं पा रहे थे, वो लोग हतप्रभ हो गए थे, ठीक है। तो संयुक्त राज्य अमेरिका के लोगों ने पहली बार यह एहसास किया कि यह जो रेडियो है ना, इसका उपयोग संचार के क्षेत्र में किया जा सकता है, ठीक है। तो लोगों की उत्सुकता को देखते हुए सन 1919 में रेडियो कॉर्पोरेशन ऑफ अमेरिका की स्थापना की गई।
और 21 दिसंबर 1922 को ईस्ट पीटर्सबर्ग में रेडियो ब्रॉडकास्टिंग का श्री गणेश भी किया गया। और प्रसारण की दिशा में अमेरिका में हो रहे जो प्रयास थे ना, उसको दुनिया के अन्य देशों ने देखा, जैसे कनाडा, ब्राजील, फ्रांस, इटली, रूस, इन सब ने इसको देखा और अब मतलब इस क्षेत्र में अपने कदम बढ़ाए। अब धीरे धीरे क्या हुआ ना कि रेडियो का प्रयोग राष्ट्रीय और अंतर्राष्ट्रीय सभी स्तरों पर होने लगा और इस दिशा में ब्रिटेन भी पीछे नहीं रहने वाला था। वास्तव में देखा जाए ना तो ब्रिटेन ने ही रेडियो के विकास में सबसे महत्वपूर्ण भूमिका या कह लें कि महती भूमिका निभाई थी। 1922 में क्या हुआ कि ब्रिटेन ने रेडियो प्रसारण के लिए एक कंपनी की स्थापना की जिसका नाम था ब्रिटिश ब्रॉडकास्टिंग कंपनी। और यही कंपनी आगे चलकर जनवरी 1927 में ब्रिटिश ब्रॉडकास्टिंग कॉर्पोरेशन के नाम से काम करने लगी तथा बीबीसी के नाम से पूरे विश्व में विख्यात हुई। और आपको पता होगा कि अभी भी बीबीसी के नाम से रेडियो का प्रसारण जो है इंग्लैंड में हो रहा है और हमारे भारत में भी इसकी शाखा मौजूद है। तो इस तरह से ना विदेश में रेडियो का उद्भव हुआ और रेडियो का विकास हुआ। अब आगे है कि अमेरिका में 1921 में पहला प्रसारण केंद्र मैसाचुसेट्स नगर में शुरू किया गया, ठीक है। और उसके बाद धीरे धीरे संयुक्त राज्य अमेरिका में यह धीरे धीरे प्रचलन में आ गया। धीरे धीरे लोग जो है ना रेडियो के विस्तार की कल्पना करने लगे और उसको मानने लगे और धीरे धीरे ट्रांसमीटर लगने लगे और इसके बाद 21 दिसंबर को विश्व में पहले रेडियो केंद्र का जन्म हो गया, 21 दिसंबर 1922 को। तो इस तरह से रेडियो का उद्भव और विकास हम लिख सकते हैं। अब अगला प्रश्न क्या है वो मैं आप लोगों को दिखा देता हूं भाई। अगला प्रश्न है, भारत में रेडियो प्रसारण के इतिहास की चर्चा कीजिए। मतलब भारत में रेडियो प्रसारण कैसे स्टार्ट हुआ, हमें इसके बारे में बताना है। तो चलिए देख लेते हैं कहाँ पे है भाई हमारे डिस्कशन का टॉपिक। तो ये रहा भारत में रेडियो प्रसारण का इतिहास, आप लोगों को दिख रहा होगा। तो देखिए दोस्तों, भारत में जो है ना रेडियो सबसे पहले भारत के स्वतंत्रता से पूर्व ही आई थी और भारत में रेडियो का सबसे पहला प्रसारण 23 जुलाई 1927 में बम्बई से शुरू हुआ था और इसकी शुरुआत तत्कालीन वायसराय लॉर्ड इरविन ने बम्बई से की थी, बम्बई के केंद्र से की थी, ठीक है। अब उसी वर्ष 26 अगस्त 1927 को कलकत्ता में भी एक रेडियो केंद्र का उद्घाटन बंगाल के गवर्नर जनरल सर स्टैनले जैक्सन ने किया था, ठीक है। अब जब इसकी शुरुआत हुई थी ना तो उसी समय लॉर्ड इरविन ने रेडियो के माध्यम से बताया था कि भारत में प्रसारण के लिए असीम संभावनाएं हैं और रेडियो इसके लिए बहुत बेहतर हथियार साबित होगा जिसके बारे में हमें अभी आवाज नहीं है, ऐसा उन्होंने कहा था। किसने कहा था? तो लॉर्ड इरविन ने, और हुआ भी सच में ऐसा ही, ठीक है। और भारत में जो है ना प्रसारण के विस्तार हेतु रेडियो का बहुत अच्छा खासा मतलब प्रयोग किया गया था। अब आगे है कि भारत में है ना 1927 से पहले भी कुछ प्राइवेट कंपनियों ने रेडियो के प्रसारण की शुरुआत की थी। 1927 के पूर्व प्राइवेट कंपनियों और क्लबों ने इसकी शुरुआत की थी। शुरू में टाइम्स ऑफ इंडिया और डाक तार विभाग ने आपस में मिलजुल कर बम्बई से एक प्रसारण कार्य आरंभ किया था। इन्हीं दिनों मद्रास प्रेसिडेंसी रेडियो क्लब ने भी हल्के फुल्के मनोरंजन कार्यक्रमों का प्रसारण शुरू कर दिया था। इस रेडियो क्लब का प्रसारण 21 जुलाई 1924 से हुआ था, ठीक है। और क्लब के सदस्य ने आपस में पैसे इकट्ठा करके 1 किलोवाट का ट्रांसफार्मर लगाया था ताकि रेडियो का प्रसारण हो सके, लेकिन आर्थिक कठिनाइयों के कारण यह रेडियो क्लब जो है ना अधिक समय तक नहीं चल पाया और सन 1926 में यह क्लब बंद हो गया। अब जब यह क्लब बंद हो गया, अब चूंकि लोग जो है ना लोग तो इसके प्रति आकर्षित हो रहे थे रेडियो के प्रति, क्योंकि सस्ता सुलभ साधन था। अब लोग जो है ना एकदम उत्सुक होने लगे, तो रेडियो जो है ना स्टेशन चालू करने की मांग उठने लगी। अब रेडियो निर्माता और प्रेस के प्रतिनिधियों ने सरकार से मिलकर बातचीत करना शुरू किया कि किसी तरह इस रेडियो का प्रसारण पुनः आरंभ हो। तो मार्च 1926 में इंडियन ब्रॉडकास्टिंग कंपनी बनाई गई और कंपनी ने 13 सितंबर 1926 को प्रसारण करने का लाइसेंस सरकार से प्राप्त किया और इस कंपनी ने बंबई और कोलकाता में 1.5 किलोवाट क्षमता वाले ट्रांसमीटर लगाए। इन केंद्रों से लगभग 55 किलोमीटर के दायरे में कार्य आसानी से सुने जा सकते थे। इस तरह से भारत में भी प्रसारण की शुरुआत हो गई। अब क्या है ना कि लाइसेंस जो कंपनियां जो जिन्होंने लाइसेंस लिया था उनकी उतनी आय नहीं थी, क्योंकि उस समय भारत में गरीबी थी और अगर आय नहीं थी तो वो अपने कर्मचारियों को देंगे क्या। तो इस तरह से क्या हो रहा था ना कि उनकी आय सीमित थी और वे काम को सुचारू रूप से कर नहीं पा रहे थे। कंपनी ट्रांसमीटर का खर्चा, रख रखाव, कार्यक्रमों का खर्चा वहन नहीं कर पा रही थी। इसलिए कंपनी ने सरकार से अनुरोध किया कि वो आर्थिक स्थिति को सुधारने का प्रयास करे, मतलब रेडियो प्रसारण की आर्थिक स्थिति को सुधारने का प्रयास करे। और भारत सरकार ने तब क्या किया कि कंपनी को अपने अधीन कर लिया और इसका नाम रख दिया इंडियन स्टेट ब्रॉडकास्टिंग सर्विस।
नाम बदले जाने पर भी इस कंपनी में, रेडियो प्रसारण की कंपनी को कोई विशेष फायदा नहीं हुआ। तब सरकार ने यह फैसला लिया कि यह जो है ना, इस रेडियो प्रसारण को बंद कर दिया जाए। लेकिन क्या हुआ ना कि इस निर्णय का भारी विरोध हुआ, और इस भारी विरोध को देखते हुए फिर से सरकार ने यह निर्णय लिया कि नहीं, चलो भाई इसको चालू रखा जाए। और सरकार ने कंपनी के विकास के लिए, मतलब ये जो कंपनी थी, कौन सी कंपनी थी, तो इंडियन स्टेट ब्रॉडकास्टिंग सर्विस कंपनी, जो कि रेडियो प्रसारण का काम करे थी, तो इसके विकास के लिए सरकार ने 40 लाख रुपए दिए। ठीक है। और उसके बाद धीरे धीरे क्या हुआ कि यह चलने लगा। तब उसके बाद धीरे धीरे दिल्ली में रेडियो स्टेशन की स्थापना जो है ना, वो जनवरी 1934 में 2.5 लाख रुपये से की गई। अब इसके अलावा सरकार को जो है ना, धीरे धीरे 1934 के समय में ब्रिटिश ब्रॉडकास्टिंग कॉर्पोरेशन, जो कि उस समय की सबसे बड़ी रेडियो प्रसारण कंपनी थी, तो उसके बारे में पता चल गया कि इसकी कार्यशैली क्या है। तो उसी कार्यशैली को अब भारतीय रेडियो प्रसारण की कार्यशैली से जोड़ने की कोशिश की गई। और अंत में क्या हुआ ना कि दिल्ली में रेडियो स्टेशन खोलने के लिए ब्रिटिश ब्रॉडकास्टिंग कंपनी के एक वरिष्ठ अधिकारी श्री लाइनेल फिल्डन थे। ठीक है। तो वो आए अगस्त में, और उन्होंने 1935 में कंट्रोलर ऑफ ब्रॉडकास्टिंग का पद संभाला, और फिर भारतीय रेडियो के प्रसारण में काफी महत्वपूर्ण भूमिका का निर्वहन किया। ठीक है। फिर अब आगे क्या होता है कि 8 जून 1936 में इंडियन स्टेट ब्रॉडकास्टिंग सर्विस का नाम फिर से बदल दिया गया, और इसको कर दिया गया ऑल इंडिया रेडियो, AIR। ठीक है। अब इसके बाद दिल्ली के केंद्र से प्रसारण आरंभ हुआ। अब जैसे ही प्रसारण आरंभ हुआ, पहले हालांकि प्रसारण तो पहले से चल रहा था, लेकिन अब जो है ना, ये जो प्रसारण आरंभ हुआ, तो इस प्रसारण में कार्यक्रमों में बहुत सुधार किया गया। ठीक है। अब जो कार्यक्रम थे जो कि रेडियो से प्रसारित होते थे, वो शहरों तक ही नहीं सीमित होते थे, बल्कि ग्रामीण क्षेत्रों तक भी पहुंचने लगे। अब ऐसा हुआ कि इससे ना लोगों में ना रेडियो के प्रति लोकप्रियता बढ़ती गई। अब आगे देखते हैं कि अब स्वतंत्रता प्राप्ति का समय आ चुका था, स्वतंत्रता प्राप्त हो गई थी। अब रेडियो स्वतंत्रता प्राप्ति के बाद किस तरह से कार्य करता है, उस पर डिस्कस कर लेते हैं। तो स्वतंत्रता प्राप्ति के पूर्व 1944 में ऑल इंडिया रेडियो के महानिदेशक थे अहमद शाह बुखारी। इन्होंने अपने काल के दौरान क्या किया था ना कि रेडियो प्रसारण की विस्तार की योजना बनाई, और स्वतंत्र भारत का पहला रेडियो स्टेशन 1 नवंबर 1947 को जालंधर में खोला इन्होंने। और 1 जुलाई 1948 को श्रीनगर में रेडियो स्टेशन का प्रारंभ हुआ, और इसके बाद से देश के विभिन्न क्षेत्रों में ट्रांसमीटर लगाए गए, और जो रेडियो प्रसारण को प्रारंभ किया गया। धीरे धीरे यह प्रसिद्ध होता गया। 1948 में पटना, कटक, अमृतसर, शिलोंग, नागपुर, विजयवाड़ा और पणजी इत्यादि में भी प्रसारण केंद्र खोले गए। तो इस तरह से जो है ना, देश की संस्कृति और राष्ट्रीय एकता को बनाए रखने के लिए रेडियो की भूमिका के महत्व को समझा गया। और स्वाधीनता प्राप्ति के बाद भी सरकार वल्लभ भाई पटेल को भारत में पहले सूचना और प्रसारण मंत्री के तौर पर रखा गया, और उन्होंने भारतीय संदर्भ में प्रसारण को बहुत आगे बढ़ाने में बहुत महत्वपूर्ण भूमिका प्रदान की। तो इतना क्लियर हो गया। अब आप समझ गए होंगे। अब आगे देखते हैं कि धीरे धीरे क्या हुआ ना कि 1957 में ऑल इंडिया रेडियो का नाम फिर से बदल दिया गया, और उसका नाम कर दिया गया आकाशवाणी। और ऐसा इसलिए किया गया क्योंकि ये जो आकाशवाणी थी ना, यह भारतीय परंपरा और संस्कृति से अनुप्रेरित होकर लिया गया नाम था। मतलब ये आकाशवाणी भारतीय संस्कृति को परिलक्षित करता हुआ एक अच्छा नाम था, इसलिए बाद में 1957 ईस्वी में इसी ऑल इंडिया रेडियो का नाम बदल दिया गया, और कर दिया गया क्या, तो ये क्या कहते हैं, आकाशवाणी। तो इतना क्लियर हो गया भारत में रेडियो प्रसारण का इतिहास। अब अगला प्रश्न है कि क्या है, रेडियो प्रसारण के बढ़ते नेटवर्क का पर प्रकाश डाली। तो मैंने इसको काट दिया, मतलब ये इंपॉर्टेंट नहीं है, मुझे नहीं लगता इससे प्रश्न आएगा। अब एक रेडियो की विशिष्टताओं का उल्लेख कीजिए, इस पर हमें डिस्कस करना है। 7वां नंबर, चलते हैं देखते हैं कहां पर है रेडियो की विशिष्टताएं। कहाँ गया वही रेडियो की विशिष्टताएं। थोड़ा सा वेट कर लीजिए, कहाँ चला गया रेडियो की विशिष्टताएं। हाँ, तो हमें मिल गया रेडियो की विशिष्टताएं। इस पर अभी हमें डिस्कस करना है कि रेडियो की विशिष्टताएं क्या क्या हैं, विस्तार पूर्वक बताइए। तो देखिए ऐसा है दोस्तों कि जैसे कि हम सामान्य अगर संचार माध्यम की बात करें, जैसे हम टीवी की बात करें, तो हम ये पाते हैं कि हम उसको देख सकते हैं। ठीक है, वो दृश्य माध्यम है। लेकिन रेडियो एक दृश्यहीनता का माध्यम है, और यह रेडियो की एक कमी है। लेकिन अगर देखा जाए तो रेडियो की कमी को ही रेडियो की विशिष्टता मानी जाती है। अब कैसे, वो मैं बताता हूँ। रेडियो की सबसे पहली विशिष्टता है कल्पना शक्ति को जगाना। चूंकि आपको पता है कि कल्पना शक्ति को जगाने के लिए अक्सर दृश्य माध्यमों का प्रयोग किया जाता है। जैसे मान लेते हैं
अगर आप कोई मूवी देख रहे हैं ना, आधा मूवी अगर आप देख लेते हैं ना, आपके दिल में ये जिज्ञासा होती होगी या आपका दिल स्वयं कल्पना कर लेता होगा कि आगे स्टोरी में ऐसा नहीं ऐसा होगा, ठीक है। तो ये कैसे हुआ? तो ये आपके कल्पना शक्ति की वजह से हुआ, आपने सोचा। लेकिन रेडियो के साथ ऐसा नहीं है दोस्तों, क्योंकि रेडियो दृश्य माध्यम नहीं है, इसमें हमें दिखाया कुछ नहीं जाता है, केवल सुनाया जाता है, ठीक है। तो ऐसा कर ऐसे 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 दरमियान मतलब ऐसे में क्या होता है ना कि रेडियो के जो वक्ता होते हैं ना, रेडियो कार्यक्रम के जो वक्ता होते हैं ना, वो अपनी ऐसी शक्ति का प्रयोग करते हैं, अपनी इस तरह की बुद्धि का प्रयोग करते हैं कि वो आपके अंदर कल्पना शक्ति को स्वतः जागृत कर देते हैं और आपको उत्सुक कर देते हैं कि कैसे आगे क्या होगा, आगे क्या होगा और आगे क्या होगा, ये जानने के लिए आपको उत्सुक कर देते हैं। तो रेडियो की यह एक विशिष्टता है कि यह कल्पना शक्ति को जगाता है, ठीक है। अब आगे है वर्तमान का बोध। वास्तव में ऐसा है ना कि रेडियो के कार्यक्रम जो है ना, आवाज के माध्यम से हम तक पहुंचते हैं और चूंकि ये हम इसको देख नहीं पाते हैं, ठीक है। अब मान लेते हैं कि हमारे हाथ में एक किताब है और जब हम किताब पढ़ते हैं तो हम अंत तक पहुंच जाते हैं और हम समरी जो सार है बुक की वो तुरंत समझ जाते हैं। लेकिन क्या एक सेकंड में स्लाइड को नीचे कर देता हूँ, ये पीडीएफ को नीचे कर देता हूँ ताकि आप लोगों को पता चल जाए मैं कहाँ से डिस्कशन करवा रहा हूँ। तो ये है वर्तमान का बोध, मैं भी यही डिस्कस करा रहा हूँ। तो जब क्या होता है ना कि हम क्या करते हैं ना, बुक को पढ़ते हैं ना तो बुक की समरी तुरंत जान जाते हैं। लेकिन रेडियो में क्या होता है ना कि हमें इंतजार करना पड़ता है, ठीक है। क्या इंतजार करना पड़ता है कि कब समरी कब एंड होगा। और जब तक हम इंतजार कर रहे होते हैं ना तो हम वर्तमान को जान रहे होते हैं। मतलब रेडियो में जो कुछ कहा जा रहा होता है ना वो वर्तमान वर्तमान की घटना होती है, हम भविष्य को नहीं देख सकते हैं, ठीक है। तो रेडियो से वर्तमान का बोध होता है। अब आगे है रेडियो का लचीलापन। आगे 3.4.3 नंबर पॉइंट होगा शायद, कहाँ गया रेडियो का लचीलापन। हाँ ये है रेडियो का लचीलापन। अब देखिए रेडियो का लचीलापन मैं आपको समझाने की कोशिश करता हूँ। यहाँ पर कुछ बातें लिखी गई हैं, मैं एक सेकंड क्लियर कर देता हूँ। हाँ तो ऐसा है ना कि यहाँ पर एक पॉइंट लिखा गया था, मैं उसको अच्छे से उदाहरण को देख रहा था। मैं माफी चाहता हूँ, मैं 2 मिनट कुछ बोल नहीं रहा था, मैं एक उदाहरण देख रहा था। जैसे कि एक टेलीविजन का उदाहरण ले लीजिए। टेलीविजन का मान लीजिए कि आपको कोई मूवी देखनी है, कोई फिल्म देखनी है, आप हॉल जाते हैं, ठीक है, सिनेमा हॉल जाते हैं। तो चूंकि सिनेमा हॉल जाएंगे आप, तो ऐसा है क्या है कि वो सिनेमा हॉल आपके हिसाब से चलेगा? ऐसा तो नहीं है। सिनेमा हॉल में जो है ना, आपको सिनेमा हॉल के प्रबंधन के हिसाब से चलना होगा। मूवी 3 घंटे की होती है, 3 घंटा निश्चित होता है, आपको निश्चित 3 घंटे में ही वो मूवी देखनी होती है। आप 1 घंटा 2 मिनट 5 मिनट आगे पीछे नहीं कर सकते हैं, ठीक है। पहली बात समझ गए। या फिर मान लिया जाए कि आपको 3 घंटे अंधेरे कमरे में बैठकर वो मूवी देखनी होती है, आपकी आपकी व्यवस्था है, आप बीच में छोड़कर नहीं जा सकते। अगर आप छोड़कर जाएंगे तो फिर वो मूवी आपकी आपके लिए आपका इंतजार नहीं करेगी। लेकिन रेडियो के साथ ऐसा नहीं है। रेडियो एक तरह से इतना लचीला है कि आप इसको कहीं पर भी ले जाके सुन सकते हैं। कैसे सुन सकते हैं? तो आप चाहे तो खेत में बैठ के इसको सुन सकते हैं, या किसी ऑफिस में बैठ के इसको सुन सकते हैं, या फिर कहीं काम करते हुए कान में ईयरफोन लगाकर आप रेडियो के जो कार्यक्रम है उसको सुन सकते हैं। तो ये जो है ना क्या है, रेडियो का लचीलापन है, जो दिखाता है कि रेडियो कितना लचीला है और यह हमारे कितने काम की चीज है। अब आगे देख लेते हैं आगे क्या लिखा गया है। ओह, मैं क्या गलती कर बैठा, मैं इसको डिलीट कर देता हूँ। रेडियो का लचीलापन, ये तो बता दिया मैंने भाई। रेडियो की तत्परता, ये वाला पॉइंट है, ये है रेडियो की तत्परता। तो देखिए रेडियो की तत्परता का ये मतलब है कि मान लिया जाए, आप ये देख लीजिए कि यहाँ पर भी कुछ उदाहरण दिए गए हैं, शायद वो मैं देख लूं जरा। हाँ, यहाँ पर बताया गया है कि मान लेते हैं कि एक टेलीविजन है, टेलीविजन पर आपको एक समाचार देखना या एक मूवी देखनी है, ठीक है। तो आप मुझे बताइए कि टेलीविजन को खरीदने का खर्च कितना आएगा? जाहिर सी बात है 10,000 20,000 25,000 बिल्कुल आएगा। अब आप उतने पैसे को खर्च करके आप एक दो मूवी देखना चाहेंगे? बिल्कुल नहीं चाहेंगे, ठीक है। आप उसमें तकनीकी इतनी ज्यादा है कि उसको खरीदने के लिए बहुत पैसे खर्च करने पड़ते हैं। लेकिन रेडियो के साथ ऐसा नहीं है। रेडियो एक सुलभ संसाधन है जो कि बहुत कम पैसे में आपको मिल जाता है, और आप इस रेडियो के माध्यम से कहीं भी कभी भी अपने आनंद को
एकदम जारी रख सकते हैं। ठीक है, तो इस तरह से हम देख सकते हैं कि रेडियो एक सस्ता साधन है जो कि सभी के हाथों में जा सकता है, लेकिन उसके अलावा जो अन्य साधन है दूरसंचार के वो महंगे हैं रेडियो की तुलना में, इसीलिए रेडियो की तत्परता ज्यादा है। रेडियो को अभी भी हमारे समाज में बहुत से लोग पसंद करते हैं और शाम के समय वो रेडियो सुनने को बैठ जाते हैं। तो इतना क्लियर हो गया, ये वाला प्रश्न भी समाप्त हो गया दोस्तों। ठीक है, मैं यहाँ शॉर्ट में सारी बातें बता रहा हूँ, आप लोग चिंता ना करिए, आप लोगों को जो पीडीएफ मिलेगा फ्री मिलेगा, कोई दिक्कत नहीं है, पीडीएफ फ्री मिलेगा। वो पीडीएफ में सारी बातें लिखी रहेंगी। हालांकि वो जो पीडीएफ फ्री मिलेगा ना वो या तो हैंड रिटन फॉर्मेट में रहेगा या फिर किसी बुक का कटा छटा भाग रहेगा, क्योंकि मेरे पास समय नहीं है, मैं बहुत बिजी हूँ और मेरे पिताजी की तबीयत खराब है। तो क्या है ना कि मैं उधर रहता हूँ या फिर कुछ अन्य कारणों से भी बिजी रहता हूँ, तो मैं एकदम उसको सिस्टमेटिक तो नहीं कर पाऊंगा, तो मैं बुक के कटिंग्स को दे दूंगा, आप लोग उससे देख लीजिएगा, आप लोगों का काम हो जाएगा। लेकिन अगर एक सिस्टमेटिक पीडीएफ चाहिए आप लोगों को तो वो मेरी खुद की नहीं है, एक दूसरे पब्लिकेशन की पीडीएफ है मेरे पास, ठीक है, जो कि रिसेंट में बनी है। तो अगर आपको वो चाहिए तो मैं वो भी दे दूंगा, उसके लिए मैं आपसे ज्यादा नहीं 10-20 रुपए चार्ज करूंगा, 20 रुपए संभवतः मैं चार्ज करूंगा क्योंकि मुझे भी आगे देना पड़ेगा उनको। तो 20 रुपए मैं चार्ज करूंगा, आप वो पीडीएफ भी हमसे ले सकते हैं। अगर आप वो पीडीएफ नहीं लेना चाहते तो भी कोई दिक्कत नहीं है, क्योंकि ये तो मैं बता ही रहा हूँ, अगर आप इसको ही समझ जाएंगे तो फिर क्या आवश्यकता, क्यों पैसे खर्च करना। अब है कि रेडियो समाचार लेखन की विशेषताएं बताइए, ये वाला प्रश्न है, रेडियो समाचार लेखन की विशेषताएं बताइए। चलिए इसको डिस्कस कर लेते हैं, यह भी एक वीवीआई प्रश्न है, देख लेते हैं कहाँ है रेडियो समाचार लेखन की विशेषताएं। रेडियो समाचार लेखन की विशेषताएं किधर है भाई, खुल जा खुल जा। अभी तक तो नहीं मिला है, देखता हूँ आगे मिलता है क्या। रेडियो समाचार लेखन की विशेषताएं बताएं, आगे वाले, आगे वाले में होगा शायद। हाँ मिल गया, रेडियो समाचार लेखन। ठीक है, चलिए सबसे पहले समाचार के बारे में मैं आप लोगों को बता देता हूँ दोस्तों, समाचार से हमारा क्या आशय है। तो समाचार का केवल इतना मतलब होता है दोस्तों, कोई भी ऐसी सूचना जो कि हमारे ध्यान को अपनी ओर आकर्षित करे, वही समाचार है। जैसे कि मोहल्ले में लड़ाई हो जाना, सड़क पर दुर्घटना हो जाना, और जो पक्ष और विपक्ष, जो सत्ताधारी पार्टी है और जो विपक्ष की पार्टी है उसमें लड़ाई हो जाना, ये सब अगर हमें दृश्य रूप में या फिर लिखित रूप में या किसी भी रूप में हमारे हमें दिखाया जाता है ना, तो ये समाचार का एक हिस्सा है। मतलब हम ये कह लें कि समाचार के माध्यम से अचानक घटित हुई घटनाओं को लिपिबद्ध कर दिया जाता है, तो वो समाचार है। समाचार आप समझ गए होंगे दोस्तों। अब आगे बढ़ते हैं कि हमें, हमारा क्वेश्चन है ना कि रेडियो समाचार लेखन की विशेषताएं बताइए, तो रेडियो समाचार लेखन की विशेषताएं तो बतानी होगी ना, वो मैं आप लोगों को बता देता हूँ। किधर गया वही टॉपिक, शायद मैं ऊपर चला आया हूँ, नहीं ये वाला नहीं है, इस पर हमें डिस्कस नहीं करना है। रेडियो समाचार लेखन की विशेषताएं, हाँ मिल गया, रेडियो समाचार यहाँ देख लीजिए। ठीक है, इस पर अभी डिस्कस करना है। तो दरअसल क्या है ना कि रेडियो को श्रोताओं से संचालित एक माध्यम माना जाता है। ठीक है, क्योंकि रेडियो में जो कार्यक्रम प्रसारित होते हैं ना उसे हम देख नहीं सकते। तो रेडियो जो है ना, समाचार पत्र की विशेषता कैसी है वो मैं आप लोगों को बता दे रहा हूँ। दरअसल क्या है ना कि चूंकि ये देखने वाला माध्यम तो है नहीं, ये सुनने वाला माध्यम है, लेकिन सुनने वाले माध्यम होने के बावजूद इसकी विशेषता यह है कि यह लोगों को अपनी ओर आकर्षित करती है। अब कैसे करती है वो मैं आप लोगों को बताता हूँ। इसकी वजह यह है ना कि समाचार पत्र के पाठकों को, जैसे मान लेते, सॉरी यहाँ पर मैं कुछ लाइनें मिस कर गया। रेडियो पत्रकार पत्रकार जो होते हैं ना, रेडियो के जो पत्रकार होते हैं ना, वो अपने श्रोताओं का पूरा ध्यान रखते हैं, क्योंकि रेडियो पत्रकारों को पता होता है ना कि उनके जो श्रोता है ना, वो है ना समाचार को देख नहीं सकते हैं, ना ही समाचार को लिखित रूप में देख सकते हैं या पढ़ सकते हैं या एकदम देख नहीं सकते हैं। तो उनको पता होता है ना कि जिस तरह समाचार पत्र के जो पाठक होते हैं ना, उन्हें यह सुविधा होती है कि वे अपनी पसंद से और अपनी इच्छा से कभी भी किसी भी जगह से समाचार पढ़ सकते हैं। ठीक है, अगर किसी समाचार लेख या फीचर को पढ़ते समय अगर कोई बात श्रोता को समझ में नहीं आती है ना समाचार पत्र में, तो वो क्या करता है कि पाठक क्या करता है ना कि वो फिर से समाचार को पढ़ लेता है और उसको समझने की कोशिश करता है, या फिर कभी कभी शब्दकोश की भी मदद ले लेता है। लेकिन रेडियो के साथ ऐसा नहीं है। रेडियो के जो वक्ता होते हैं, रेडियो के जो पत्रकार होते हैं ना,
वो हर संभव ये प्रयास करते हैं कि रेडियो के जो समाचार और बुलेटिन है, जिसको कि कभी भी कहीं भी नहीं सुना जा सकता है, तो उसमें जो है ना ऐसी बातों का समावेश किया जाए जो लोगों को अपनी ओर आकर्षित करे, और उसको है ना रेडियो के जो पत्रकार होते हैं ना, वो ऐसा प्रयास करते हैं कि वो ऐसे शब्दों का प्रयोग करे जो कि बिल्कुल आसान हो और लोग जो है ना उसको एक बार में समझ जाएँ। ऐसा ना हो कि उसको शब्दकोश की या विश्वकोश की फलाने ये वो कोश की आवश्यकता। अगर वो ऐसा करेंगे कि मान लीजिए कुछ कलिष्ठ शब्द, कुछ कठिन शब्द मान लीजिए पत्रकार बोल देता है रेडियो का, अब उस शब्द का अर्थ खोजने में मान लेते कि एक पाठक जो है ना, वो अपना समय नष्ट कर देता है। अब अपना समय नष्ट कर देगा तो क्या उसके लिए समाचार रुका रहेगा? नहीं ना रुका रहेगा। तो हर संभव रेडियो पत्रकार ये प्रयास करता है कि वो एकदम सामान्य से सामान्य भाषाओं का प्रयोग करे और फिर अपने श्रोताओं को अपनी ओर आकर्षित करने की कोशिश करे। तो इतना क्लियर हो गया, यही है ना रेडियो की एक विशेषता है और इससे ज्यादा कुछ नहीं है। और जो भी पॉइंट्स है ना वो मैं आप लोगों को पॉइंट आउट करके दे दूंगा, आप लोग देख लीजिएगा। ठीक है, आगे क्या प्रश्न है आगे देख लेते हैं। आगे प्रश्न है रेडियो समाचार, ये तो बता दिया मैंने। रेडियो समाचार लेखन कैसे होता है बताइए। ठीक है, रेडियो में जो है ना समाचार लेखन कैसे होता है बताइए, मतलब रेडियो में जो समाचार पढ़े जाते हैं वो कैसे पढ़े जाते हैं वो बताना है। चलिए देख लेते हैं कैसे पढ़े जाते हैं। तो ये है रेडियो के लिए समाचार लेखन। तो रेडियो के लिए जो समाचार लेखन है वो कैसे होते हैं तो वो देख लेते हैं भाई। तो रेडियो के जो समाचार लेखन है ना, समाचार पत्रों के लिए समाचार लेखन से कई मामलों में समान और कई मामलों में भिन्न होते हैं। चूंकि दोनों माध्यमों की प्रकृति भिन्न है, इसलिए समाचार लेखन करते हुए इनका ध्यान रखा जाता है। सबसे पहली बात है रेडियो समाचार की संरचना। अगर हम साधारण शब्दों में कहें तो रेडियो समाचार की संरचना ऐसी होती है कि उसमें जटिल शब्दों का या कठिन शब्दों का प्रयोग नहीं होता है। 90% या 100% ऐसे शब्दों का प्रयोग होता है जो कि एकदम सामान्य सी होती है, जिसको कि कह लीजिए अनपढ़ से अनपढ़ लोग समझ सकते हैं। और फिर उसके अंतर्गत जो समाचार होते हैं, रेडियो के समाचार जो होते हैं ना, वो एकदम ऐसे होते हैं जो कि सटीक होते हैं, सच्चे सच्चे वाले होते हैं, जो कि तुरंत एकदम वास्तविकता से मतलब वास्तविकता से अपना तालमेल रखते हैं। तो ऐसे वाले इस तरह से है ना रेडियो समाचार की संरचना को गढ़ा जाता है। ठीक है, अब जैसे कि ऐसा होता है ना कि रेडियो समाचार की जो संरचना होती है, रेडियो समाचार जब बोला जाता है तो सबसे पहले ना एक इंट्रो दिया जाता है। इंट्रो कैसे दिया जाता है, मान लेते हैं कि कोई रेडियो पत्रकार कहता है कि उत्तर प्रदेश के उन्नाव जिले में एक बस दुर्घटना में आज 20 लोगों की मौत हो गई। मृतकों में 5 महिलाएं और 3 बच्चे शामिल हैं। तो ये क्या है ना, एक इंट्रो है। बाद में फिर रेडियो पत्रकार इसको बताता है कि कैसे घटना हुई, कैसे बस दुर्घटना हुई, इसमें 4 लोग कैसे मर गए, तो बाद में वो बताता है। लेकिन रेडियो समाचार की संरचना में सबसे पहले वो इंट्रो देता है कि हाँ ऐसे नहीं, ऐसे जो है ना मतलब सॉरी, इंट्रो देता है, शॉर्ट में बता देता है कि हाँ ये घटना हुई है। तो ये रेडियो के लिए समाचार लेखन की एक मुख्य कसौटी है कि उसको है ना रेडियो में जो समाचार बोले जाते हैं ना उसकी एक निश्चित संरचना को गढ़ा जाता है, जिसमें सबसे पहला होता है इंट्रो, फिर बाद में आता है प्रस्तुतिकरण। दिखा देता हूं मैं प्रस्तुतिकरण, इसमें कुछ एग्जांपल्स भी दिए गए हैं, आप लोग एग्जांपल्स हैं तो देख लीजिएगा। एग्जाम्पल कहाँ गया भाई, हाँ ये सब एग्जाम्पल देख लीजिए आप लोगों को, ये सारा एग्जाम्पल ही है, ये जितना स्क्रीन पर अभी चल रहा है ना ये सारा एग्जाम्पल है। अब आगे देख लेते हैं। अब चूंकि इंट्रो हो गया तो अब इंट्रो के बाद क्या होगी, उसका प्रस्तुतिकरण होगा। ठीक है, अब प्रस्तुतिकरण होगा तो वो कैसे होगा, तो वो एकदम लंबा चौड़ा वाला भाषण होगा जिसको आप सुनेंगे, और वो भाषण भी ऐसा होगा कि वो जो है ना समाचार को आकर्षक बनाकर रखे, ताकि जो श्रोतागण है ना वो उससे उबे नहीं। ठीक है, अब है कि रेडियो के समाचार में है ना कुछ बुनियादी बातों का सॉरी रेडियो के समाचार लेखन में कुछ बुनियादी बातों का ध्यान रखा जाता है। अब कौन सी बुनियादी बातें हैं, सबसे पहला है साफ सुथरी टाइप्ड कॉपी। अब मान लीजिए कोई रेडियो पत्रकार है, उसको 10 घटनाओं के बारे में बताना है। अब वो अंतर्यामी या भगवान तो है नहीं कि हर बात को याद रख पाएगा, 10 बातों को याद रख पाएगा, वो भी हूबहू एकदम स्पष्ट याद रख पाएगा, एकदम सॉरी एकदम सरल शब्दों के साथ याद रख पाएगा, ऐसा तो संभव है नहीं। तो क्या होता है ना कि रेडियो के जो पत्रकार होते हैं ना उनके लिए पहले से है ना समाचार की एक लिस्ट दे दी जाती है कि आपको ये 10 समाचार पढ़ने हैं और ये 10 समाचार इस तरह के हैं, और बाकायदा उस समाचार वो जो
कॉपी होती है ना, उसको एकदम साफ सुथरा करके दिया जाता है कि ताकि जो रेडियो के पत्रकार हैं उसको बोलने में कोई दिक्कत ना हो, ठीक है, वो एकदम स्पष्ट तौर पर बोल सके, क्योंकि वो देखते जाएंगे और बोलते जाएंगे। और वो जो टाइप्ड कॉपी होती है ना, अब ऐसा है कि हाथ से अगर किसी चीज को लिख के दिया जाए तो वो उतना साफ सुथरा होता नहीं है, उसी चीज को टाइप करके दे दिया जाए तो वो बहुत साफ सुथरा होता है। तो साफ सुथरी टाइप्ड कॉपी जो है ना, रेडियो समाचार लेखन की एक बुनियादी बुनियादी बातें हैं, एक बुनियादी तथ्य है। और इसके माध्यम से क्या होता है ना कि रेडियो पत्रकार जो है ना, अच्छा अच्छा पत्र पढ़ लेता है और इससे क्या कहते हैं, इससे श्रोता को अपनी ओर आकर्षित करने की कोशिश करता है। इतना क्लियर हो गया? आगे बढ़ते हैं, आगे देखते हैं। आगे एक पॉइंट और होगा शायद, हाँ, डेटलाइन, संदर्भ, संक्षिप्ताक्षर और सम्मान सूचक शब्दों का प्रयोग। अब मान लेते हैं कि कोई रेडियो पत्रकार है, ठीक है, और उसको सुबह की एक घटना के बारे में बताना है। अब मान लीजिए सुबह में घटना घटित हुई, तो जब तक वह सुबह नहीं बताएगा तो क्या वह जो है ना वह एग्जैक्ट बता पाएगा कि ये घटना कब घटित हुई? मान लिया जब वह कहेगा कि 4 लोगों की मौत हो गई, अब पूछा जाएगा कब मौत हो गई, वो बता नहीं पाएगा तो दिक्कत हो जाएगी ना। तो डेट लाइन जो है ना वो बहुत इंपॉर्टेंट होता है। डेट लाइन का मतलब है, जैसे सुबह में घटना हुई तो एक पत्रकार बोलेगा कि आज सुबह या अहले सुबह एक दुर्घटना हुई जिसमें 4 लोग मारे गए। तो यहाँ पर आज सुबह, सुबह, आज शाम, आज तड़के, आज दोपहर, ये सब क्या है ना, डेट लाइन है। इतना क्लियर है? इतना समझ गए? आगे है संक्षिप्ताक्षर। हर संभव प्रयास करना चाहिए रेडियो पत्रकारों को कि वो संक्षिप्ताक्षर का प्रयोग नहीं करें, क्योंकि संक्षिप्ताक्षर जैसे कि मान लिया जाए कोई रेडियो पत्रकार प्रयोग कर देता है संक्षिप्ताक्षर के रूप में यूएसए। अब यूएसए के बारे में बहुत से लोग जानते नहीं है, क्योंकि अनपढ़ जो लोग पढ़े लिखे नहीं है, मान लेते हैं वो रेडियो सुनते हैं। अब यूएसए कौन जानने गया कि यूएसए क्या है? यूनाइटेड स्टेट्स ऑफ अमेरिका। तो हर संभव रेडियो पत्रकार ये प्रयास करते हैं कि वो संक्षिप्ताक्षरों का इस्तेमाल कम करें, या अगर इस्तेमाल करते हैं तो वो बताते हुए चले कि इस संक्षिप्ताक्षर का क्या अर्थ हुआ। तो ये रेडियो लेखन का एक बुनियादी तथ्य है। अब है सम्मान सूचक शब्दों का प्रयोग। अब मान लिया जाए कि नरेंद्र मोदी जी कहीं गए हुए हैं, ठीक है, अब उस घटना को समाचार के तौर पर दिखाना है तो क्या बोलेंगे कि आज नरेंद्र मोदी यहाँ गए हुए हैं? नहीं, तो वहां पर सम्मान की आवश्यकता होगी। तो रेडियो पत्रकार बोलेगा कि आज श्रीमान नरेंद्र मोदी, प्रधानमंत्री श्री नरेंद्र मोदी जी इस जगह पर गए और उन्होंने इस कार्यक्रम में इस तरह के चीजों का उद्घाटन किया, ठीक है, ये पुल का उद्घाटन किया। तो ऐसा बोलेंगे तो ये श्री, श्रीमती, सुश्री, ये सब क्या है ना, सम्मानजनक या सम्मान सूचक शब्दों का शब्द है, और इसका प्रयोग रेडियो पत्रकार को हमेशा करना चाहिए और रेडियो समाचार लेखन में हमेशा करना चाहिए। तो ये वाला प्रश्न भी आप समझ गए होंगे दोस्तों, मुझे लगता है। अब आगे बढ़ते हैं, आगे देखते हैं आगे क्या है। अगला प्रश्न क्या है देख लेते हैं। 9वां नंबर प्रश्न मैंने आपको बता दिया है कि निम्नलिखित पर टिप्पणी कीजिए। सबसे पहले है उद्घोषणा। उद्घोषणा का मतलब एकदम साधारण शब्दों में अगर कहें तो ग्रीटिंग्स करना, मतलब लोगों को कहते हैं कि नमस्कार करना, या फिर लोगों को अपनी ओर आकर्षित करने के लिए कुछ वाक्य बोलना, या फिर लोगों का अभिवादन करना ही उद्घोषणा है। यह एक सामान्य सा शब्द है। जैसे कि मैं वीडियो की शुरुआत करता हूं तो मैं बोलता हूं, हाय दोस्तों, कैसे आप सभी अच्छे होंगे, स्वस्थ होंगे, सुरक्षित होंगे। ये क्या है? उद्घोषणा है, आगाज है, शुरुआत है। तो यही उद्घोषणा है। तो रेडियो में भी उद्घोषणा होती है, ठीक है। तो उद्घोषणा में क्या होती है ना कि रेडियो में जब उद्घोषणा की जाती है तो सबसे पहले अभिवादन किया जाता है। इतना क्लियर? अब अभिवादन किया जाता है कि हाँ, स्वागत है आप सबों का इस कार्यक्रम में, जहां पर आप आज हम बातें करेंगे इस बारे में। तो ये क्या है ना, उद्घोषणा है। अब उद्घोषणा या उद्घोषक, अब उद्घोषणा को करता कौन है? सॉरी, हाँ, ये मेन मुद्दा है कि उद्घोषणा को करता कौन है। उद्घोषणा मतलब अभिवादन कौन करता है? तो उद्घोषक करता है, या फिर कह लें कि जो एंकर होता है, जो कि कार्यक्रम को बढ़ाएगा आगे। जैसे कि मैं अभी बोल रहा हूँ, ठीक है, तो मैंने बोला कि हाय दोस्तों कैसे हैं, क्या कर रहे हैं। ये जो मैंने बोला, ये लाइनें जो मैंने कही, तो ये उद्घोषणा हुई, ठीक है। या मैं ऐसे कहता हूँ कि चलिए दोस्तों अब आगे बढ़ते हैं, बात करते हैं BHDS 184 के महत्वपूर्ण प्रश्नों पर। तो ये क्या है ना, उद्घोषणा हुई। अब मैं बोल रहा हूँ तो मैं क्या हो गया? उद्घोषक हो गया। तो अब उद्घोषक के लिए भी रेडियो के प्रसारण में या रेडियो के वाचन में है ना, उद्घोषक को भी कुछ बातों का ध्यान देना पड़ता है। तो उद्घोषक को सबसे पहले ये ध्यान देना पड़ता है कि उद्घोषणा के समय उसका जो स्वर है ना प्रसारण योग्य है, मतलब वो अच्छे से बोल रहा है, एकदम ऐसा कि बहुत कम आवाज में भी नहीं बोल रहा है। हाय कैसे हैं, क्या कर रहे हैं। अब इतनी कम आवाज में बोलेगा तो भाई कौन सुनेगा? कोई नहीं सुनेगा। तो उद्घोषणा के समय उद्घोषक का जो स्वर है ना वो प्रसारण योग्य होना चाहिए।
शुद्ध उच्चारण होना चाहिए। अब ऐसा है कि कुछ गलत बोल दिए, अब ऐसा गलत बोल दिए कि अब इंसान समझ ही नहीं रहा है, सुनने वाला समझ ही नहीं रहा, तो उद्घोषक की एक अमान्य कसौटी होती है कि वो शुद्ध उच्चारण करे। अब है स्वर में उतार चढ़ाव। अब ऐसा है कि स्वर में उतार चढ़ाव नहीं रहेगा तो निरस्ता आ जाएगी। अब मैं भी देखता हूँ, मैं आपसे बातें करता हूँ, कभी प्रेम से बातें करता हूँ, कभी थोड़ा बहुत इधर उधर की बातें भी कर देता हूँ। अब कभी कभी मेरी आवाज कम हो जाती है, कभी ज्यादा हो जाती है, तो ये क्या है ना, स्वरों का उतार चढ़ाव है। तो उद्घोषक के स्वर में भी उतार चढ़ाव होना चाहिए। अब उत्तम सामान्य ज्ञान, उद्घोषक को थोड़ा बहुत सामान्य ज्ञान भी का भी पता होना चाहिए, ताकि वो कुछ जानकारी भी है ना बोलने बोलने के दरमियान दे दे। ठीक है, जैसे कि मैं भी कभी कभी क्या होता है ना कि वीडियो में कुछ बातों बातों को बताने के समय कुछ एक्स्ट्रा बातें बता देता हूँ। जैसे शायद मैंने BHDLA 138 के सीरीज में प्रेमचंद और कन्हैयालाल मणिकलाल मुंशी के बारे में बता दिया था। हालांकि ये पुस्तक में इसका कोई लेना देना है नहीं पुस्तक से, लेकिन मैंने बता दिया था कि हाँ, मणिकलाल मुंशी जी थे और प्रेमचंद जी थी, दोनों जी थे, और दोनों ने मिलकर एक कविता एक शायद पत्र निकाला था हंस के नाम से। बाद में मुंशी जी और प्रेमचंद जी दोनों एक ही नाम के लिए प्रयुक्त होने लगा और प्रेमचंद जी बन गए मुंशी प्रेमचंद, ऐसा मैंने बता दिया। तो ये जानकारी थी। तो एक सामान्य ज्ञान अगर अच्छा हो ना, तो उद्घोषक को एक अच्छा उद्घोषक माना जा सकता है। तो इतना क्लियर है। तो उद्घोषणा उद्घोषक ये तो समझ गए। अब है कंपेयरिंग। तो अब कंपेयरिंग का सीधा सीधा मतलब होता है दोस्तों कि कार्यक्रम का प्रस्तुतिकरण। ठीक है, अब जब आपने उद्घोषणा कर दी कि स्वागत है आपका फलाने ढिमकाने कार्यक्रम में, या मैं जब बोल दिया कि स्वागत है आपका BHDS 184 के क्वेश्चन कार्यक्रम में, ठीक है, अब मैं उससे आगे बोलूंगा ही नहीं तो फायदा क्या रहा। तो अब मैं उसको प्रस्तुत तो करूंगा, जैसे कि मैं भी प्रस्तुत कर रहा हूँ, मैं आप लोगों से बातें कर रहा हूँ, मैं इतनी देर से बातें कर रहा हूँ, तो ये क्या है, कार्यक्रम का प्रस्तुतिकरण ही तो है। मैं सब्जेक्ट्स का प्रस्तुतिकरण ही तो कर रहा हूँ। तो प्रस्तुतिकरण क्या है ना, कंपेयरिंग है। ठीक है, अब मान लिया जाए कि कंपेयरिंग है, तो कंपेयरिंग जो है मतलब प्रस्तुतिकरण तो मैं कर रहा हूँ, तो प्रस्तुत कौन कर रहा है, तो मैं कर रहा हूँ ना। प्रस्तुत करने वाला मैं हूँ, मैं बोल रहा हूँ। और प्रस्तुतिकरण किस चीज की हो रही है, तो BHDS 184 की। तो प्रस्तुतिकरण जो मैं कर रहा हूँ, तो मैं ये हो गया एक तरह से या तो कंपेयर कहलाऊंगा या फिर एंकर कहलाऊंगा, या फिर कह ले कि मुझे होस्ट या मेजबान भी कहा जा सकता है, जो कि पूरे के पूरे कार्यक्रम का संचालन करता है। तो यही कंपेयरिंग है। कंपेयरिंग का सीधा मतलब है क्या, तो कार्यक्रम का संचालन करना, कार्यक्रम का प्रस्तुतिकरण करना। ठीक है, तो इतना क्लियर हो गया। अब आगे बढ़ते हैं, साक्षात्कार अथवा भेंट वार्ता। इसके बारे में संभव तो आप लोग जानते ही होंगे कि साक्षात्कार या भेंट वार्ता क्या है। इसमें अमूमन क्या होता है ना कि दो सदस्य होते हैं या दो तीन सदस्य होते हैं, आपस में मिलते हैं। ठीक है, एक सदस्य समझ लीजिए बड़ा समूह वाला होता है, वो दूसरे छोटे से सदस्य से प्रश्न पूछता है, तथ्यात्मक प्रश्न पूछता है। जैसे मान लिया जाए कि आप लोग इंटरव्यू देखे भी होंगे, आप लोगों ने सुना भी होगा। साक्षात्कार में क्या होता है ना कि एक छोटा बंदा होता है, एक सामान्य सा व्यक्ति होता है, और एक बहुत पढ़ा लिखा लोग होता है। अब पढ़ा लिखा लोग क्या करता है ना, सामान्य से व्यक्ति से प्रश्न पूछता है कि हाँ बता दो कि इतिहास में ये घटना क्यों घटित हुई, कैसे घटित हुई, भूगोल का इससे क्या लेना देना है। तो इस तरह से क्या है ना कि यह एक तथ्यात्मक वार्ता जब एक दो लोगों के बीच में होती है ना, तथ्य से संबंधित वार्ता या GK GS इस तरह से संबंधित वार्ता होती है, तो वो साक्षात्कार के अंतर्गत आएगा, या इसे ही हम भेंट वार्ता की संज्ञा दे सकते हैं। अब अगला है परिचर्चा। परिचर्चा का क्या मतलब है, देखिए दोस्तों, साक्षात्कार भेंट वार्ता का ही एक सक्सेसर है, एक अगला रूप है परिचर्चा। परिचर्चा में दो लोग नहीं, कम से कम 4 से 5 लोग शामिल होते हैं, और इसमें है ना कि सभी अपने अपने स्वतंत्र विचार रखते हैं। ठीक है, स्वतंत्र विचार रखते हैं। जैसे कि मान लिया जाए कि आपको बोल दिया जाए कि राष्ट्रीय विकास में युवाओं की जो समस्या है उस पर बल देते हुए हमें चर्चा करनी है। ठीक है, अब 4 लोग बैठ गए, सब अपनी अपनी चर्चा कर रहे हैं, सब अपने अपने राय विचार प्रस्तुत कर रहे हैं, तो ये क्या है ना कि परिचर्चा के अंतर्गत आएगा। परिचर्चा में है ना कि आप अपने विचारों का स्वतंत्र उपयोग कर सकते हैं, आप अपने विचारों को स्वतंत्र रूप से लोगों के सामने रख सकते हैं, दूसरों के सामने रख सकते हैं। और रेडियो में भी ऐसी परिचर्चाएं हमें देखने को मिलती है। रेडियो जब प्रसारित होता है तो ऐसी जो परिचर्चाएं हैं ना, हमें सामान्य तौर पर देखने को मिलती है। लेकिन साक्षात्कार और भेंट वार्ता को अगर कंपेयर, साक्षात्कार या परिचर्चा को कंपेयर करें, तो साक्षात्कार में हम पाते हैं कि हमारा जो सोच है ना, उसका दायरा सीमित होता है। हमें केवल उन्हीं बातों का उत्तर देना होता है जितना कि हमें सामने वाले ने पूछा है। ठीक है, लेकिन परिचर्चा में ऐसा नहीं होता। परिचर्चा में हमारे सोच स्वतंत्र होते हैं। तो ये वाला पॉइंट भी क्लियर हो गया। अब एक अंतिम पॉइंट है, रेडियो रूपक क्या है, इसके विभिन्न प्रकारों का उल्लेख कीजिए। तो चलिए दिखा देता हूँ रेडियो रूपक क्या है, इसका विभिन्न प्रकार क्या है। कहाँ गया भाई रेडियो रूपक, रेडियो रूपक कहाँ गया।
रेडियो रेडियो अगले वाले चैप्टर में होगा शायद। चलिए अगला चैप्टर में देख लेते हैं। ये तो बता दिया भाई, उद्घोषणा, कंपेयरिंग, वार्ता, भेंट वार्ता, ये सब सारी बातें बता दी। ये सब 2 4 5 मार्क्स के क्वेश्चन ही पूछेंगे अगर टिप्पणी करने को देता है तो। ठीक है, अगले अगले चैप्टर में चलते हैं सीधे सीधे। जल्दी आ भी नहीं रहा भाई, जल्दी से आओ। साक्षात्कार या भेंट वार्ता पे ही है अभी हम लोग। कहाँ गया कहाँ गया? मैं माउस स्क्रॉल किए जा रहा हूँ और अभी तक मिल नहीं रहा है, माफी चाहूंगा दोस्तों। हाँ मिल गया, डॉक्यूमेंट्री और रूपक। सबसे पहले ना डॉक्यूमेंट्री और रेडियो रूपक को हम लोग अलग करने की कोशिश करते हैं। दरअसल क्या है ना दोस्तों, रेडियो विशेषज्ञ ऐसा मानते हैं कि डॉक्यूमेंट्री और रूपक लगभग ऐसा है कि एक ही है। ठीक है, और अभी तक प्रशासन की दृष्टि से या प्रसारण की दृष्टि से इन्हें एक माना भी गया है। ठीक है, लेकिन वास्तविकता यह है कि रूपक और डॉक्यूमेंट्री में अभी तक कोई स्पष्ट अंतर नहीं हो सका है। ठीक है, और रेडियो प्रसारण में इसे समानार्थी या पर्यायवाची माना गया है। डॉक्यूमेंट्री का अर्थ होता है ना कि कोई तथ्य को है ना हमारे सामने हूबहू पंक्तिबद्ध करके प्रसारित कर देना डॉक्यूमेंट्री कहलाता है। ठीक है, हालांकि अभी हमारा पॉइंट डॉक्यूमेंट्री से आधारित नहीं है, हमें अभी डॉक्यूमेंट्री से कोई लेना देना नहीं है। हमारा मेन ये है ना कि रेडियो रूपक क्या है, और यह एक वीवीआई प्रश्न है, आप लोग लिख लीजिए। यह एक वीवीआई प्रश्न है, यह जो है ना 11 नंबर का प्रश्न, यह एक वीवीआई प्रश्न है। मे बी इससे क्वेश्चन आ सकता है कि रेडियो रूपक क्या है और इसके विभिन्न प्रकारों का उल्लेख कीजिए। तो देखिए दोस्तों, वास्तव में क्या है ना कि रेडियो रूपक वास्तविकता का नाटकीय रूपांतरण है। वास्तविकता का नाटकीय मिस्टेक हो जा रहा है भाई। रेडियो रूपक जो है ना वास्तविकता का नाटकीय रूपांतरण है। हालांकि रेडियो नाटक में भी प्रस्तुतिकरण मनोरंजनात्मक रूप से होता है, और रूपक व नाटक का संस्कृत में समानांतर अर्थ भी होता है, लेकिन कार्यक्रम प्रारूप में दोनों बिल्कुल अलग अलग कार्यक्रम हैं। अब रेडियो रूपक जो है ना वो तथ्यों पर आधारित एक कार्यक्रम होता है, और इसलिए इसे कल्पनाओं से काफी दूर रखा जाता है। इस कार्यक्रम का मुख्य उद्देश्य होता है, मतलब ये जो रेडियो रूपक है ना, इसका मुख्य उद्देश्य होता है श्रोताओं को मनोरंजन के माध्यम से किसी विषय के बारे में जागरूक करना। ठीक है, तो रेडियो रूपक क्या है, इसका मुख्य उद्देश्य क्या है, इतना क्लियर हो गया। इस कार्यक्रम, ये जो रेडियो रूपक का जो कार्यक्रम होता है ना, ये अलग अलग तरह का कार्यक्रम होता है। ठीक है, आगे बताऊंगा मैं। तो रेडियो रूपक का जो कार्यक्रम होता है, इस कार्यक्रम में श्रोता जानकारी के साथ साथ मनोरंजन भी प्राप्त करते हैं, इसलिए इनमें मनोरंजन और शिक्षा का तालमेल बिठाना आवश्यक हो जाता है। हालांकि इस कार्यक्रम के निर्माण में जहाँ तथ्यों का प्रयोग किया जा सकता है, वहीं तकनीकी रूप में उपलब्ध प्रसारण की सभी विधाओं का प्रयोग भी इसमें किया जाता है। इतना क्लियर है। अब है कि रेडियो रूपक जो है ना आधुनिक रूप रेडियो प्रस्तुतिकरण की एक विधा है, इसलिए इनमें मुख्यतः वे कार्यक्रम आते हैं जो तकनीकी रूप से नए प्रयोगों के माध्यम से तैयार किए गए हो या तैयार किए जाते हैं। रेडियो रूपक के प्रकार की अगर हम बात कर लें तो रेडियो पर जो प्रसारित होने वाले रूपक है ना, इसके कई प्रकार होते हैं। जैसे कि विषय की विविधता के अनुसार रेडियो रूपक कई प्रकार के होते हैं, जिनका विवरण अभी मैं आगे दूंगा आप लोगों को, जिनके बारे में अभी मैं बताऊंगा। सबसे पहला होता है विकासात्मक। चलिए मैं आप लोगों को ब्लॉक में दिखा देता हूँ कहाँ पे। इतनी देर मैंने ब्लॉक को घुमाने में समय दिया, तो थोड़ा सा मैं ब्लॉक में दिखा देता हूँ कहाँ पे है। यही है रूपक क्या है। कभी कभी हम कहते हैं, आप रूपात्मक कार्यक्रम सुनेंगे तो यही सब है। ठीक है, मैंने इसको बता दिया, इसको बताने की आवश्यकता है नहीं। ठीक है, अब आगे आगे बता देता हूँ। आगे आगे कहाँ गया भाई? रेडियो रूपक के प्रकार मिल जाओ भाई। डॉक्यूमेंट्री रूपक का संयोजन, काव्य रूपक, संगीत रूपक, ये वाला नहीं है। संगीत नियोजन, हाँ ये है। सबसे पहला रूपक है सूचना प्रधान तथा विकासात्मक रूपक। इसके बारे में अगर हम बात करें तो हम यह पाते हैं कि यह जो है ना, इसमें सूचनाओं को प्राथमिकता दी जाती है। सूचनाओं को इस तरह से दिखाया जाता है कि सूचनाओं को मतलब ग्रहण करते समय एक श्रोता को भी अच्छा लगता है, श्रोता भी आकर्षित होते हैं, श्रोता भी खुश होते हैं, और सूचनाओं का आदान प्रदान भी हो जाता है। जैसे कि इनमें से जो ना जो विषय लिए जाते हैं, सिंचाई, सुविधा, जनसंचार, यातायात, बैंक, ये सब क्या है ना सूचना और विकासात्मक रूपक हैं। और इस ये कार्यक्रम अक्सर अभी हमें जो है ना रेडियो में देखने को मिलता है।
ठीक है, आगे चलते हैं। आगे बहुत सारी बातें लिखी गई है, आप लोग इसको अच्छे से लिख सकते हैं। ठीक है, यहाँ पर जैसे शारदा सहायक योजना पर चर्चा, इंदिरा गांधी नहर पर चर्चा, उसके बाद उड़ीसा उड़ीसा राज्य पे चर्चा, आंध्र प्रदेश के किसानों की जो बातचीत है उस पर चर्चा। ये सब सूचना प्रधान और विकासात्मक रूपक के अंतर्गत आएंगे। क्लियर हो गया। आगे देखते हैं आगे कौन सा रूपक है भाई। आगे है प्रचारात्मक रूपक। प्रचारात्मक रूपक का क्या मतलब हुआ, अब देखिए। प्रचारात्मक रूपक के अंतर्गत नीतियों, कार्यकलापों और घोषणाओं का प्रचार प्रसार करने की दृष्टि से रूपक विधा का प्रयोग सामने आया। मतलब ये जो रूपक है ना, प्रचारात्मक रूपक, ये क्या करता है ना, किसी संगठन, किसी सरकार, उनके नीति, उनके कार्यकलापों, उनके घोषणाओं को प्रचार प्रसार करने के काम में लाया जाता है। इनका जो मुख्यतः उद्देश्य होता है वो होता है देश में चल रहे विकासात्मक कार्यों का प्रचार प्रसार करना, और यह भी एक तरह से सूचनाप्रद रूपक के अंतर्गत आ सकता है। जैसे कि मान लीजिए प्रधानमंत्री उज्ज्वला योजना का प्रचार करना है रेडियो के माध्यम से, तो उसमें जिस रूपक का प्रयोग हम करेंगे वो होगा प्रचारात्मक रूपक। एकदम क्लियर हो गया। आगे बढ़ते हैं। व्यक्तित्व प्रधान रूपक। समाज के किसी प्रभावशाली व्यक्तित्व को अगर हम उठाए और उसके सद्गुणों, उसके कार्यों, उसके विचारधारा, उसके योगदान और उसमें अंदर मौजूद कमियों को अगर हम दिखाने की कोशिश करें, तो वह जो रूपक होगा वह व्यक्ति प्रधान रूपक होगा, व्यक्तित्व प्रधान रूपक होगा। मतलब हम ये कैसे, जैसे मान लेते हैं कि हमें श्रीमान नरेंद्र मोदी जी के जीवन के बारे में जो है ना बताना है रेडियो पर, तो उस समय हम रेडियो के व्यक्तित्व प्रधान रूपक का प्रयोग करेंगे। क्योंकि आप लोगों को भी पता होगा कि अभी वर्तमान में है ना श्री नरेंद्र मोदी जी एकदम एक तरह से करिश्माई नेतृत्व लेके आ गए हैं। ठीक है, तो हालांकि मैं किसी पार्टी का समर्थन नहीं करता हूँ या किसी पार्टी का विरोध भी नहीं कर रहा हूँ। अगर मेरे इस तथ्य से किसी किसी को बुरा लग गया हो तो मैं माफी चाहता हूँ। ठीक है, लेकिन जानकारी के लिए मैं बस बता रहा हूँ, मुझे उदाहरण सबसे सटीक यही लगा, मैंने बता दिया। अब आगे है समस्या प्रधान रूपक। अब ये जो है ना अभी के समय में सबसे बड़ा चलन, सबसे अधिक चलन में यही रूपक है। ठीक है, इसमें क्या होता है ना कि अब मान लीजिए समाज में कुछ समस्याएं हैं, जैसे कि अभी क्या हो रहा है ना कि समाज में जो गांव घर है, गांव घर के तबके के लोग, गांव घर में जो लोग रहते हैं ना, वो क्या करते हैं, बेटियों का विवाह है ना 15-16 वर्ष में कर देते हैं। यह भी एक समस्या है कि ये जो है ना इस तरह से लड़कियों की सेहत के लिए सही नहीं है। बेरोजगारी और शिक्षा, अंधविश्वास, अगर हम इस तरह के टॉपिक पर, इस तरह के कह ले कि मुद्दों पर बातें करते हैं, ठीक है, रेडियो में या रेडियो के माध्यम से हम अपने विचारों को रखना चाहते हैं, तो उस समय हम समस्या प्रधान रूपक का प्रयोग करेंगे, ताकि रेडियो में एक तरह से लोचशीलता लाई जाए और उसमें एक तरह से रोचकता लाई जाए, जो कि अपनी और किसको आकर्षित करेंगे, तो लोगों को आकर्षित करेंगे, श्रोताओं को आकर्षित करेंगे। तो दोस्तों ये थे आपके मूल रूप से 11 प्रश्न। 11 में से 2 प्रश्न तो मैंने काट कर हटा दिए हैं। ठीक है, तो मतलब 9 प्रश्न, 9 प्रश्न थे मूल रूप से। 9 प्रश्न मैंने करवा दिया। संभवतः ये प्रश्न आपकी बहुत मदद करेंगे आपके एग्जामिनेशन में। ठीक है, तो आज के इस वीडियो में इतना ही रहने देते हैं दोस्तों। अगले वीडियो में मैं थोड़ा सा, एकदम छोटा सा टॉपिक है, मेरा फोन बज गया, मैं माफी चाहता हूँ, एकदम छोटा सा टॉपिक है। ठीक है, तो वो मैं बता दूंगा, उसमें ज्यादा कुछ नहीं, फीचर लेखन और ये रेडियो फीचर, उसके बाद साक्षात्कार हेतु 2-4 प्रश्न तैयार किए जाते हैं, तो वैसा वाला क्वेश्चन आएगा, तो वो मैं कल बता दूंगा। फिलहाल आज के इस वीडियो में इतना ही रहने देते हैं। आशा करते हैं कि ये वीडियो आप लोगों को पसंद आएगा। ठीक है, और लास्ट में एक चीज बोलना चाहूंगा कि अगर किसी को सिस्टमेटिक पीडीएफ चाहिए तो वो 20 रुपए खर्च कर सकते हैं और वो पीडीएफ मेरे से ले सकते हैं। मेरी वेबसाइट पे अपलोड होगा, ठीक है, या मेरे दूसरे इंस्टोमोजो पे अपलोड होगा, या फिर आप सीधे व्हाट्सएप पे आकर के मुझसे पीडीएफ ले सकते हैं। ठीक है, लेकिन अगर सिंपल वाला पीडीएफ चाहिए, जो मैंने यहाँ समझाया है ना, उसको मैं पीडीएफ फॉर्मेट में यहाँ वहां से पेपर कट करके दे दूंगा, तो आप उससे भी अपना काम चला सकते हैं। तो वो फ्री मिलेगी, वो टेलीग्राम चैनल पे एग्जाम के सुबह में, एग्जाम मतलब दोपहर में होगा, सेकंड सिटिंग होगा, तो सुबह में वो अपलोड कर दी जाएगी, उससे आप अपना काम चला सकते हैं। तो इतनी सारी बातें थी दोस्तों, तो फिर मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। टिल देन टाटा बाय बाय, टेक केयर।